हैं वो हमारे बीच में जुड़ चुके हैं। सर, स्वागत है आपका। फिर हमारे कार्यक्रम में न्यायमूर्ति श्री सुधीर सक्सेना साहब, जो उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय के रिटायर्ड जस्टिस हैं, वो हमारे बीच में जुड़ेंगे। हम उनका स्वागत करेंगे। श्री राघवन एम जी अधिवक्ता हैं बेंगलुरु से, वो कार्यक्रम में समय समय पर वो भी जुड़ते रहे, आज भी हमारे कार्यक्रम में उम्मीद है समय देंगे। उनका स्वागत करेंगे। श्री राहुल सिंह जी, पूर्व सूचना आयुक्त। श्री शैलेश गांधी जी, पूर्व केंद्रीय सूचना आयुक्त। श्री आत्मदीप जी, पूर्व मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयुक्त, जो मध्य प्रदेश और केंद्रीय सूचना आयुक्त हैं, और जो कार्यक्रम में हमेशा ही, चूंकि आरटीआई से जुड़ा कार्यक्रम है, जैसा कि आप सभी को जानकारी है, तो ये कार्यक्रम में हमेशा ही आते रहे, अपना मार्गदर्शन देते रहे। उम्मीद है आज इस टॉपिक पर भी अपने वो विचार यदि उपस्थित हो पाते हैं तो रखेंगे। उनका स्वागत करेंगे। श्री प्रवीण पटेल जी, कार्यक्रम के को ऑर्गेनाइजर हैं, महासचिव हैं नेशनल फेडरेशन ऑफ सोसाइटीज फॉर फास्ट जस्टिस नई दिल्ली के, उनका हम स्वागत करते हैं। श्री बीरेन्द्र कुमार ठक्कर साहब, जो आरटीआई रिसोर्स पर्सन है उत्तराखंड के, और कंप्यूटर एजुकेशन, कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड वो टीचिंग का भी काम करते हैं गढ़वाल यूनिवर्सिटी वगैरह में, वहाँ पर उत्तराखंड में, तो हम उनका स्वागत करेंगे। तो हमारे बीच में अ, प्रवीण पटेल जी हैं। प्रवीण पटेल सर, आज का टॉपिक जिस तरह से है वो उसके विषय में आप इसका इंट्रोडक्शन देते हुए हमारे जो माननीय अतिथिगण हैं उनको हम एक करके आमंत्रित करें और कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, प्लीज। धन्यवाद शिवानंद भाई। आज का जो विषय है, इट इज ए बर्निंग इश्यू, जिसमें हम कह सकते हैं रीढ़ की हड्डी पूरे सरकार की, ये कह सकते हैं। बजट एक सामान्य प्रक्रिया नहीं है। पूरे भारतवर्ष को किस प्रकार चलाना, यदि उसको हमको समझना होगा तो अपना घर का बजट देखिए। गृहिणी जो है, हाउस वाइफ, तीनों बेटा, उनको मालूम है हम लोग क्या पैसे ला के तो वाइफ को दे दिए, घर उसको चलाना है। तो उसको एलोकेट करना है कि किसमें क्या करना, क्या नहीं करना। इमरजेंसी हो गई, कभी मेहमान आ गया, कोई बीमार पड़ गया, तो उसके लिए कंटीजेंसी भी करे। तो एक हाउस वाइफ तो बहुत अच्छे से समझती है। और हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण, सी हरसेल्फ इज ए हाउस वाइफ ऑल्सो। सवाल अब ये आता है कि हम यदि भारत की बात करें, एक वित्त मंत्री की हैसियत की बात करें, तो लास्ट 4-5 साल से लगातार हम लोग इनके बजट को फॉलो करते हैं। जहाँ तक फेडरेशन की और फोरम फॉर फास्ट जस्टिस की बात आ रही है, हम लोग इसको डीपली एनालिसिस भी करते हैं और सरकार को बिफोर इलेक्शन एक मेमोरेंडम सबमिट करते हैं। और मेजर पॉलिटिकल पार्टीज, इस साल भी हमने करीब 7 पार्टी को दिया, जो अलायंस में भी कुछ आए हैं, मैं नाम नहीं दे रहा हूँ, मगर वो मेजर पार्टी, कांग्रेस एंड भारतीय जनता पार्टी, दोनों को उनको भी दिया। उन्होंने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में कई चीजें ली भी है। सवाल आता है कि इलेक्शन मैनिफेस्टो एक इलेक्शन लड़ने का, वोट लेने का और सरकार बनाने का एक मशीन बन गया है। लोगों को प्रॉमिस करना है, सच जो कुछ भी है आप तो प्रॉमिस जाओ, कल उठ के क्या होगा वो कल देखेंगे। उसी में हमारे जुडिशरी का सब्जेक्ट जो है, उसको भी हम उसी सेक्टर में रखते हैं कि जहाँ प्रॉमिस करना है, मगर उसका पालन करना नहीं करना वो बाद में लिखा जाएगा। पहले प्रॉमिस करना। इस साल के बजट में भी यही हुआ। हम लोग ने सभी पार्टियों को दिए, उनको बजट एनालिसिस करके दिए, समस्या क्या है, कैसे उसका सुधार होगा। उसमें सबसे बड़ी समस्या हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर शॉर्टेज की। मेन पावर शॉर्टेज है। मेन पावर शॉर्टेज को पूरा करना हो तो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आपको पैसे चाहिए, और पैसे के लिए बजट एलोकेशन होने का। तो ये सब बर्निंग इश्यूज है, जिसके अंदर हम बिफोर डिवाइड और थोड़ा सा ये साल का बजट भी कर ही दे दूं कि 48,21,000 करोड़ का बजट है हमारा एनुअल बजट, 48.2 लाख करोड़। उसमें दूसरे को हमने कितना दिया, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 6,536.39 करोड़, मतलब सैलरी में, ट्रैवलिंग अलाउंस, उनका टीएडीए जो भी समझ लिया। इसे कुछ एक्स्ट्रा एक इंच भी नहीं लगना है। कैपिटल एक्सपेंडिचर, जिसमें हम कंस्ट्रक्शन वगैरह की बात करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने की बात करते हैं, उसमें कितना पैसा है, 251.94 करोड़। अब इसकी रिक्वायरमेंट की जब हम एनालिसिस करते हैं, और एक पिटीशन भी सुप्रीम कोर्ट में फाइल की थी, तो उन्होंने कहा कि आप इसको विड्रॉ करें या फिर पेनल्टी डिस्पोज करो। हमें विड्रॉ करना पड़ा, ये 2 साल पहले की बात है। तो आउट ऑफ टोटल बजट एलोकेशन ऑफ 6,788.33 है, टोटल जुडिशरी को जो दिया गया है फ्रॉम 48.21 lakhs, ऑलमोस्ट 50 लाख करोड़ पर गया। 50 लाख करोड़ में हमारे पास जुडिशरी के लिए 6,788 है, मगर उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर यदि कुछ क्रिएट करना हो तो उसके लिए सिर्फ 251 करोड़ है। 252 गड़ी है, 251.9 करोड़। तो ये मतलब इसको कहें कि यदि हम इंग्लिश में कहते हैं तो लाफे भी लो, हिंदी में कहते हैं हंसी आए उतना कम। और एक नहीं जो आप भी बजट में मेंटेन करती है, उसके हाथ का बजट है, समझ में नहीं आता है कि सरकार जुडिशरी को ट्रैक में रखना चाहती है या नहीं रखना चाहती है। उसका कारण हम ये कह सकते हैं कि आज के दिन में हमारे पेंडिंग केस, जो जिसको हम लंबे मुकदमे कहते हैं, वो भी अपनी सीमाएं लांघते चले गए हैं। आज 140 करोड़ हमारे जो देशवासी हैं, 140 करोड़ की पॉपुलेशन है, और उसमें हम कहें कि यदि जो एफोर्ड कर सकते हैं जुडिशरी को, वो मुश्किल से 15% लोग होंगे। 85% तो इतने ऐसे हैं कि जो कोर्ट में आते नहीं है, या आते हैं तो भाई मुश्किल से कुछ दिन के अंदर निराश होकर चले जाते हैं, बिकॉज उनके पास पैसे नहीं है, दे आर स्ट्रगलिंग टू सर्वाइव। अच्छा कंट्री से हमारे पास में ये नासा स्टेट लीगल एड सर्विस, डीएलएसए वगैरह है, उनका बजट की हम बात करें तो वो एक लाख सब्जेक्ट उसके करीब बात हो सकती है। हमने प्राइवेट बिजनेस के लिए राष्ट्रपति जी ने इंटरव्यू किया, उसके बाद चीफ जस्टिस कोर्ट ने, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की कोर्ट ने वेरी नेक्स्ट डे विदिन 48 आवर्स ऑर्डर पास किया। सभी ऐसे को स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी को मैंडेट कर दिया कि आप इस प्रायोरिटी में काम कीजिए, और जो भी बेल देने लायक लोग हैं उनको आप बेल रिलैक्स करके दीजिए। यदि जमानत भरने की बात आती है तो उसमें भी कुछ नहीं बचती है। सब कुछ करने के बाद में जब हम ऐसे ऐसे पहुंचे तो वहां उनका एटीट्यूड नेगेटिव। तो सवाल आता है, भारत की जनता 140 करोड़ जनता, हम लोग किसकी तरफ देते हैं, कहाँ जाए। देश छोड़ के दूसरे देश से हम बात नहीं कर सकते हैं। और जब पेंडेंसी की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि बात जो आती है कि रोम की कहावत है, रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे, एक दिन में रोम नहीं बना था। इसी प्रकार हमारे यहाँ जो पेंडेंसी की फिगर्स है वो धीरे धीरे बढ़ते 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 जो है आज एक अनप्रेसिडेंटेड लेवल में पहुंच गई है, जिसमें हम कह सकते हैं कि करीब करीब जो है वो 5.5 साढ़े 5 करोड़ से ऊपर है। इस जन्म में आगे जन्म में भी इसका ऐसा नहीं होगा यदि इसी गति से हम चलें। तो अब हम डिटेल्स डिस्कस करेंगे, तो हम इनवाइट करेंगे हमारे सभी साथियों को एक करके, और हमारे मेहमान को हम सुनेंगे। पहले मैं चाहूंगा राजू मेरे साहब से शुरुआत किया जाए। जज भी है, एमिनेंट पर्सनालिटी भी है, और उनका कान कहता हूं यस टू द ग्राउंड, जमीन में कान इनके जुड़े हुए हैं, तो छोटी सी आवाज जो पहचान पाते हैं। तो ये जुडिशरी की रिलेटेड इतनी बड़ी आवाज हम सोचते हैं कि कहीं ना कहीं इसको लोगों तक पहुंचाए। बीच बीच में और भी हम लोग इंफॉर्मेशन शेयर करते रहेंगे। थैंक यू सर, वेलकम राजू मेरे साहब। जस्टिस बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। आपने हमेशा एक समझा, और इसमें एटीएस के लिए मैं आप सबका आभारी हूँ। जैसे सबने आगे सर ने बताया, मेरी आवाज आ रही है ठीक से? यस सर। सर जो सर ने बताया, कुल बजट का 0.1% बजट एलोकेट हुआ है नया कार्यकाल को। अब
ये हम कह सकते हैं किसी भी सरकार के लिए आजादी के बाद से आज तक लोगों ने, चाहे वो आज से 50 साल 60 साल पहले देखा हो या आज देखा हो या बीच के पीरियड देखा हो, किसी भी सरकार के लिए जुडिशरी फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं। शायद ये मान के कि सरकार ये कभी कभी सोचती है कि शायद ये हमारे जो प्लान्स हैं उसको एनालाइज कर लेते हैं या उसमें रोड़ा लगा सकते हैं, तो प्रायोरिटी में हम इनडायरेक्टली कह सकते हैं कि शायद ये हम लोग फर्स्ट प्रायोरिटी में गवर्नमेंट की नहीं आता सिस्टम में। दूसरा ये, आज देश की आजादी, देश की आबादी आप देख रहे हैं काफी हद तक बढ़ रही है, 140 करोड़ की आबादी। हम अपने यूपी को ही ले सकते हैं, यहाँ के पॉपुलेशन 25 करोड़ से ऊपर की है, और यहाँ पे तीनों टीएस लोअर कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट मींस यूनियन डिवीजन से लेकर डिस्ट्रिक्ट और हाई कोर्ट तक कुल मिला के जज संख्या 3000 की होगी, सुपर नहीं। तो 25 से 28 करोड़ लोगों को 3000 लोगों पे से न्याय दिला पाना ये असंभव सा काम लगता है। इसके अलावा हम लोग देखा कि सबसे बड़ी लिटिगेंट गवर्नमेंट है। शायद सरकारी अधिकारियों के मन में या तो कोई डर रहता है कि वो कार्रवाई नहीं करना चाहते इंडिपेंडेंटली जो उनसे एक्सपेक्टेड है। छोटा सा प्रमोशन किसी का होना है, किसी का इंक्रीमेंट लगना है, वो उन सबके लिए उम्मीद करते हैं कि जाइए पुलिस ऑर्डर ले आइए और हम आपको प्रमोट कर देंगे या नौकरी में रिस्टेट कर देंगे या आपके खिलाफ चार्जेस लगे उसको पास कर देंगे। तो इस वजह से भी सरकार के इन कामों का बोझ हमारी न्यायपालिका पर पड़ जाता है और हमारे पास पेंडेंसी लगातार बढ़ती जाती है। बीच में कभी कुछ साल पहले तक पुलिस का एक क्राइम ड्राइव चला करता था। उस क्राइम ड्राइव में पुलिस को ये दिखाना पड़ता था कि हम बहुत एक्टिव हैं और हमने बहुत से लोगों को चालान किया। तो उसमें बहुत से नए नए लोग पकड़े जाते थे। ये ठीक है कि रात को वही लोग होते थे जिनका अपराधी क्या हो, लेकिन उस क्राइम ड्राइव में, क्राइम वीक में या क्राइम मंथ में कई हजार या कई लाख मुकदमे इकट्ठे हो जाते थे। 225 आर्म्स एक्ट से लेकर और जुए के और एक्सप्लोसिव सब्सटेंस एक्ट वगैरह, ये कोर्ट पे जबरदस्त एक बोझ पड़ जाता था और कोर्ट को डिसाइड करना। इसके अलावा ये सच है कि नंबर ऑफ जजेस तो कम ही है, जिनकी वजह से डिस्पोजल काफी स्लो होता है या एक कोर्ट में 1000 मुकदमे फिक्स है। लेकिन ये भी सच है कि बहुत कुछ सिस्टम जो बनाया गया था वो अकेले जजेस के हाथ नहीं है। ये उम्मीद की जाती थी कि अगर हम समन इशू करेंगे तो पुलिस उस समन को इमीडिएटली सर्व करेगी, अगर किसी का वारंट इशू करेंगे तो पुलिस वारंट को उसको अरेस्ट करके हमारे सामने लेके आएगी, अगर किसी डॉक्टर की वजह से चाहेंगे तो डॉक्टर इमीडिएटली जितने टाइम देते हैं वो अवेलेबल होंगे। लेकिन वो स्थितियां भी हमारे अगेंस्ट जा रही हैं क्योंकि पुलिस के साथ ये रहता है हम सब ये ड्यूटी में नहीं आ सकते हैं, डॉक्टर या ट्रांसफर हो गए, रिटायर हो गए या अवेलेबल नहीं होते वो, तो वो बहुत सी डेट्स हमारे मजिस्ट्रेट्स को केवल इसे करनी पड़ती है कि उस दिन ब्रिटिश अवेलेबल नहीं है। हमारे बड़े भाई इसमें जुड़े हुए हैं हैं जस्टिस सक्सेना साहब, उन्होंने ऑर्डर किया था और इट वाज मार्वलस ऑर्डर एज हाई कोर्ट जज। उन्होंने कहा कि पुलिस कभी-कभी बड़े-बड़े राजनीतिक को क्रिमिनल्स को उनके खिलाफ चार्जशीट लगा देती है, लेकिन उनको कोर्ट में लाके हाजिर नहीं करती। अब वो पता लगा इस तरह के सैकड़ों मुकदमे कोर्ट में चल रहे हैं, जब पुलिस हाजिर नहीं करती तो हम तो केवल पुलिस को समन भेजते हैं कि इनको लाइए और ट्रायल शुरू किया जाए, और पुलिस की हिम्मत नहीं होती है कि उन पॉलिटिशियंस को या उन क्रिमिनल्स को या उन बड़े लोगों को कोर्ट के सामने कभी लाए। तो क्या होता है कि वो भी केसेस लगातार चलते रहते हैं और कभी वो उनका एंड नहीं होता। एक परेशानी और है कि हर जिले में या हर हाई कोर्ट में, यस हम लेटेस्ट कोर्ट में आप लोग देख रहे होंगे, नंबर ऑफ इमिनेंट लॉयर्स होते हैं, पुलिस होते हैं, ग्रुप ऑफ इमिनेंट लॉयर्स, मैक्सिमम केसेस उनके पास होते हैं। अब जब आप बुलाइए तो पता लगा वो किसी और केस तो बिजी हैं और वो नहीं आ पा रहे हैं। सिस्टम काफी हद तक एडवोकेसी कंट्रोल में चल रहा है। उनकी स्ट्राइक भले ही सुप्रीम कोर्ट ने रखा हो कि लीगल है, स्ट्राइक तो होती रहती है, और ये भी सच है कि बिना एडवोकेट्स के हम लोग कोई मुकदमा तय भी नहीं कर सकते हैं। दे आर आल्सो अंडर द सिस्टम, तो उनका कोऑपरेशन भी उतना ही रिक्वायर्ड होता है, लेकिन उनकी मजबूरी है कि उनके पास एक दिन में 30 मुकदमे लगे हुए हैं और किसी एक केस में वजह से कराने को खड़े हो गए तो बाकी उनके केसेस में फिर वो अपील नहीं हो सकते हैं और वो उतना सहयोग कोर्ट नहीं कर पाएंगे और नतीजा होगा तो उस दिन वो केस एडजर्न हो जाएगा। अभी हम लोगों ने देखा कि ऑनलाइन कोर्ट में वो वैकेंसी थी और ऑन सुप्रीम कोर्ट ने दोनों वैकेंसी अपनी फिल कर दी, तो ये एक अच्छा साइन है। लेकिन ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लागू होना चाहिए और हाई कोर्ट में लागू होना चाहिए। हाई कोर्ट में आज नंबर ऑफ जजेस नहीं है, वहाँ पे वैकेंसी है, और जैसा कि नियम है कि रिटायरमेंट के 6 महीने पहले 5 महीने पहले प्रोसीजर शुरू हो जाए, तो जिस दिन रिटायर हो दिन दूसरा तैयार होगा सुनने के लिए। तो एक तो नंबर ऑफ जजेस पॉपुलेशन को देखते हुए बहुत कम है, और अगर और जितने हैं उतने भी हम वैकेंसी कभी फिल नहीं कर पाते हैं, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो या हाई कोर्ट। इसके अलावा पेंडेंसी रिड्यूस करने के लिए ये ठीक है कि अब गवर्नमेंट ने दिशा में काफी काम किया है और कोर्ट ने बहुत सारे किया है। हाइब्रिड वे में भी हम लोगों ने एविडेंस रिकॉर्ड करनी शुरू कर दिया है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रिकॉर्ड करनी शुरू कर दिया है, लेकिन आज भी लोगों में जागरूकता कानून के प्रति शायद उतनी नहीं हम लोग पैदा कर पा रहे हैं जितनी जरूरत है। एक फ्रिवलेस केसेस बहुत से फाइल हो रहे हैं रोज, जिनको हम लोग प्री मेडिएशन से रोक सकते हैं। हमारे प्री मेडिएशन का अभी उतना सिस्टम डेवलप नहीं हुआ है जितना कि डेवलप्ड कंट्रीज में है। वहाँ मतलब फाइल करने के पहले बहुत कुछ एक्सरसाइज होती है, एक्सरसाइज करने के बाद वो मेडिएशन नहीं होता तब लोग कोर्ट में जाते हैं। हम लोग क्या एक बार केस फाइल कर दिया केवल हम लोग परेशान करने के लिए ही दूसरी पार्टी को, कभी-कभी इस इंटेंशन से ही बहुत फाइल करते हैं। कुछ ज्वाइंट फैमिली सेटअप खत्म होने से भी आज आप देख लीजिए कितनी दिक्कत हो रही है। फैमिली कोर्ट्स एक जिले में कई फैमिली कोर्ट्स हैं और वो उसमें हजारों की संख्या में मुकदमे हैं, चाहे वो केसेस अगर मेडिएशन प्री मेडिएशन होता है कुछ लोग समझने वाले थे तो बहुत से केसेस वो कोर्ट में जाने के पहले ही सुलह उसमें हो सकती थी और 4 साल सुधार कर सकते थे। लेकिन वो सिस्टम हमारे यहाँ अभी उतना नहीं है जितना कि डेवलप्ड कंट्रीज में हो गया है। इस तरह हम लोगों ने जुडिशियल ऑर्डर्स जो हमारे होते हैं शायद उसका भय पाने लोगों में, वरना उसका एनफोर्समेंट उसका स्थिति हो जाए थोड़ा सा भय पैदा हो पब्लिक में, तो भी जुडिशियल ऑर्डर्स का काफी हद तक हम लोग कंप्लाइंस कराने के बाद उस लिटिगेशन को कम कर सकते हैं। कुछ प्रोसीजरल डिफेक्ट हैं, जैसे आप देखिए सीबीसी में देखिए सिविल प्रोसीजर कोड में आपने अगर मुकदमा लड़के यहाँ से लेकर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक मुकदमा ओरिजिनल सुप्रीम कोर्ट करा भी है तो एग्जीक्यूशन में हम लोग फिर जीरो से छोड़ते हैं। ये प्रोसीजरल डिफेक्ट है क्योंकि सारी बातें अपनी इंटेंट के कोर्ट में, लेकिन जब एग्जीक्यूशन आएंगे तो फिर ऑर्डर किसी लंबा रखा हो रहा है तो उसमें एक चीज पे हम बहस करते कई साल तक जाएंगे, अपने कोई जो जजमेंट मिला है जो डिग्री हमको मिली है उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे। तो इन चीजों को भी देखना चाहिए कि उसमें भी एक ओवरहालिंग की जरूरत है ताकि उस प्रोसीजर को भी हम कट शॉर्ट कर सकें। बाकी और को बोलने दीजिए, हम तो सुनेंगे और हम लाभान्वित होंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपसे। और कुछ नहीं हम लोग एक बार जो आपने कहा आर्बिट्रेशन रिकंसिलिएशन के बारे में, तो उसमें जो रोल ऑफ सिविल सोसाइटी जो है उसको इम्पोर्टेंस होनी चाहिए। जो फॉरेन की जब आपने बात की तो रोल ऑफ सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन प्राइमरी है और बाकी एजेंसी का सेकेंडरी है। हमारे यहाँ उल्टा है, जज आपको कोई दूसरा भी आके बोले तो लगता है कि हमारे एरिया में कौन घुस गया। टेक्निकल डिफिकल्टी में हमारे साथ हैदराबाद में जो हुआ था उसकी बात करूं, वन ऑफ द जज वाज सीनियर जज इन हाई कोर्ट जो स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन थे। उन्होंने कहा कि इस वीक डिसाइड ऐसे सब वीक डिसाइड आई विल रिकमेंड द फैक्ट्स एंड फिगर्स विल गो टू द ग्राउंड। आप उस तरफ नहीं जाएंगे उस तरफ हम जाएंगे जो जहां झगड़ा हुआ है और हम आपको रिपोर्ट करेंगे। यू हैव टू टेक डिसीजन। ये भी जैसे कोई जगह में नहीं है। एक्चुअली जो एडवोकेट्स का रोल है वो कोर्ट को एसेस करना है और सिविल सोसाइटी का रोल भी कोर्ट को एसेस करना है। इस तरह के अकेला कोई मौका नहीं कर सकता जब तक उसको एसेस मिले एडवोकेट्स की या अच्छे और जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी।
तो हमें लगा है कि उनको वेलकम करना चाहिए था आपका। मैं होता तो हमने वेलकम करता, क्या बताइए। मैंने तो मंच पे उनको कहा कि सर आप चाहते नहीं कि आपकी प्रोग्राम सक्सेसफुल हो, दैट इज व्हाई यू पेमेंट चीज, और उसके लिए कोड जो है इट इज वर्किंग ऑन पब्लिक मनी, इट इज द मनी ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया, जो वेलफेयर में यूज होना चाहिए, उसको हम इधर खर्चा कर रहे हैं। इन सभी डिस्कस करते हैं, बट रोड सिविल सोसाइटी इज ग्रॉसली इग्नोर्ड। उसके मैं और भी एग्जांपल से बात में दे सकता हूं। तो थैंक यू सर, आपके साथ हम लोग की बात करेंगे इन इन नाउ। अभी हम हमारे जो विद्वान स्पीकर हैं श्री सुजीत सक्सेना साहब, उनके पास जाएंगे और उनको भी सुनेंगे। सक्सेना साहब, आपका स्वागत है। बड़े साल नमस्कार। आप हमारे ऐसा टॉपिक लेके आते हैं, कहीं ना कहीं हम सबको भी इंटरनली पिंच करता है। माफी चाहता हूं सर। इसे कहते हैं ये जो आपने एलिवेशन वाली बात कही, हमारे आगे भी बताया, तो ये इसमें दिस कांट बी डिस्प्यूटेड। एक नॉट एपिथेटिक तो है ही हम, ये रेफरेंस है, मतलब टुवर्ड्स ऑल द लेवल ऑफ द बॉडी, नॉट ओनली द कोर्ट्स, इवन जितने कमीशंस हैं, ट्रिब्यूनल्स हैं, आपके आईडिया वाले हैं कि दे हैव टू स्टडी लॉट टू गेट द कमीशन बैक, इमीडिएट कमीशंस हैं और ट्रिब्यूनल्स हैं, मतलब बिकॉज़ दिस दे डिस्कस द पोस्ट सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट, सो दे डू नॉट वांट टू, in fact they don't want them to run efficiently and pass orders which may go against them. This is one thing, and reason is because colonial mindset is still working. इनका mindset ये है कि हम जो करेंगे वही फाइनल है, nobody is superior. और अब जैसे इन्होंने बताया, ये सही बात है, हमारे इलाहाबाद हाई कोर्ट में 160 स्ट्रेंथ है, लेकिन 160 कोर्ट नहीं है, तो वो भी यहाँ पे बैठेगा। ये गुड़गांव में मजिस्ट्रेट है, मेरा सब बेकार लगा था, मजिस्ट्रेट बोल रहे थे छोटे से 10/12 के रूम में बैठे मजिस्ट्रेट, चीफ साइड के, तो इसलिए कि देयर नो फंड्स, कई बार डिमांड होती है कि बजट दिया जाए, इनको बैठना उसका फिर खर्च करने का पावर भी दिया जाए, बट गवर्नमेंट साइड लोग हम आप अलॉट करेंगे, हम खर्च करेंगे, तो एलोकेशन ठीक उनके पास है, जैसे राइट साइड पर सारे फैक्टर्स होते हैं जो वर्क करते हैं एलोकेशन में, जो सोचते होते हैं, लेकिन उनके बाद बजट उनको ये कहा कि हमसे खर्च करेंगे, वो पावर नहीं देना चाहते। आपको बताया कि गवर्नमेंट का जो बहुत बड़ा रेवेन्यू है कोर्ट से आता है, कोर्ट की सफाई का जो अमाउंट जाता है और साइजल अमाउंट, तो कई बार ये हुआ कि चीफ जस्टिस सुनना इलाहाबाद हाई कोर्ट में, तो उन्होंने चीफ जस्टिस से कहा कि आप हमारी पोस्ट नहीं देनी है, उनके लिए उन्होंने कहा कि हम लोग नहीं, तो उनका देन वीडियो मैटर में दैट यू आर चार्जिंग मैटर इट इज ए फी, वी हैव टू स्पेंड दैट डिस्चार्ज, इफ यू टैक्स नहीं आपको खर्च करना पड़ेगा, तब उसके बाद पुलिस ने तो यूपी का डिस्ट्रिक्ट में जो रिड्यूस नहीं है, तो बिकॉज़ ऑफ द कंडीशन डिवाइस सिस्टम चलता है उसी जैसे, तो फंड्स ऐसा नहीं फंड्स देते हैं, उसे लेते कम है, हम देते तो ज्यादा है, अपार्ट फ्रॉम द सोशल फैक्टर्स हम सोसाइटी बैलेंस मेंटेन करते हैं, आगे होते हैं, तो जुडिशरी का रोल स्टार्ट अंडरमाइन, लेकिन अच्छा गवर्नमेंट नहीं जाती, आप याद है केस का इलेक्शन कमीशन थे, तो गवर्नमेंट है तो सुप्रीम कोर्ट कहते हैं इलेक्शन कमीशन ऐसा हो रहा है, तो और जो ऑफिसर्स हैं किसी वजह से काम नहीं कर रहे हैं, मीटिंग गार्डन्स, जब प्रॉब्लम आती है देमसेल्फ को हाईकोर्ट के नहीं मिलती है, कोर्ट से नहीं मिलती है, बट इन पॉकेट बाइंग पावर नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा होगा अभी सबने जुडिशरी के ऑफिसर्स को मॉनिटर्स मिलते थे, 16 से कुछ मिला, तो मिले तो उसमें बहुत सारी गवर्नमेंट्स ने अपना इलेक्टेड शो किया, तो सबकी चरित्र समझ आई अपने सीएस ने, तो ये मतलब मजबूरी में करते हैं, दैट शोस के इनके मन में कोई नहीं, बाकी और के फंक्शन सब होते हैं मिलते हैं, हमारे यहाँ हमेशा हर चीज पर करते हैं, तो दैट इज वन ऑफ द रीजन कि मतलब हम लोग के पास अब जो आपने बताया कि कुछ हमारे जजेस के इलेक्टेड स्पीच में एजेस लेकर बाकी मैंने एजेस वाली बात की, अब आपको बताया कि जो सिलेक्शन का प्रोसेस है ये नॉट पेमेंट होता है, लेकिन बहुत से ऐसे अपॉइंटमेंट्स आ रहे हैं कि जिससे मतलब ये बात पब्लिक डोमेन में सुप्रीम कोर्ट की चर्चा होती है कि कोई 2 बजे बैठा है, कोई दिन में 20 केस कर रहा है, कोई दिन में बैठा 400 दिन में 25 केस करके, आई रिमेंबर जैसे बैंक चल रहा है या सीबीएसई हो, ही शुड डिसाइड एंटायर बोर्ड, पूरा बोर्ड साफ करते थे, मैंने नहीं सीखा था कि बोर्ड इलेक्ट करना चाहिए, तो इलेक्टर्स उनके पार्ट नहीं है, लेजिस्लेशन से प्रॉब्लम आती है, उन्होंने कंसर्न किया प्राइम ना दिया, एक साथ सारी मजिस्ट्रेट कोर्ट हमारी ब्लॉक से मिलते हैं, ये जो रीजन है वैकेंट पोजीशंस, तो एक और है वैकेंट पोजीशन केवल सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जज को भरने वाली कॉलेजियम का प्रोसेस एप्लीकेशन, लेकिन सबोर्डिनेट पोस्ट भर सकते हैं, जिनके प्रॉब्लम गवर्नमेंट को करनी है वो भी वैकेंट है, तो ये और ये फंक्शनल पैरालिसिस के बारे में जो बताया गया, तो दे डू नॉट वांट टू डू एनीथिंग, दे से कोर्ट से कोई मॉडल है, देन दे विल से फाइल कंटेम्प्ट, देन दे विल कंप्लाई, तो एक केस की वजह से जो काम उनको करना था इंक्रीमेंट वाला है, पेंशन वाला है, टाइम वाला, तो ये 3 केस फाइल करने पड़ते हैं और लीडिंग टू प्रेशर अपॉन, ये प्रेशर है जो इतना मल्टीप्लाई कर दिया, तो सही कहा था उन्होंने 300 साल लगेंगे, मैं सेशन इसमें था कि जो जज रिटायर होने चाहे हाई कोर्ट में सबनेट पोस्ट में, क्योंकि अलाउड टू वर्क फॉर 2 इयर्स इनको एज एड जज काम नहीं, जैसे बंद के उन्होंने लगाया, लेकिन इतना बड़ा एरिया है उनका डेटा, और वहां पर फिर वो सिस्टम लगेगा कि कोर्ट ऐसा सिस्टम हो रहा है कि तारीख वाला बताया मैंने, मैं बोलता हूं काफी स्टाइल बात में साथ में मेंबरशिप था, तो मैंने सारे एनजीओ को बुलाया, ये मिशन के एनजीओ हमेशा मतलब खराब होते हैं, तो हमने कहा लेके यूज करते हैं सुनो, एंड आई गॉट ऑल द सोसाइटीज, तो बाद हमने स्कीम आईडी व्हिच वाज अप्रूव्ड बाय आफ्टर कंसल्टेशन द गवर्नमेंट बाय शांता डिस्ट्रिक्ट स्टेजेस एंड नॉट आल्सो नॉट द स्कीम में हमारी ये हर जगह रिटायर्ड आदमी सब रहते हैं, गांव में रिटायर्ड आदमी लेखपाल होंगे, कांस्टेबल होंगे, टीचर होंगे, शहरों में बड़े होंगे, तो जैसे सपोज डिस्ट्रिक्ट ऑफ पुलिस स्टेशन, तो कहता है रिटायर्ड प्रेजेंट से जो पेशेवर करते हैं, मेरा एक्सपीरियंस है क्या बोलूं, तो वो लोग अगर मौके पे चले जाए तो मौके पे ड्यूटी पर लगा किसी को क्या इसने छेड़ा या माशी की, तो वहीं तक हम जाएंगे नॉट कम बोलते हैं ये स्कीम थी एंड पीपल स्टेट डाउन लेकिन स्टेट डाउन में नहीं क्या वजह से, लेकिन ये स्कीम में रिटायर्ड आदमी दे डोंट वांट एनी मनी, दे जस्ट वांट रिस्पेक्ट एंड रेलेवेंस, दे आर स्टिल रेलेवेंट, तो अगर ये हो जाता तो इसमें डिस्ट्रिक्ट हार्मनी में जाके पंचायत सिस्टम का टाइम लोग मिला, हर शहर में हर गांव में रिटायर्ड आदमी को कितना मिलेंगे, वी विल रेडी टू बिलिंग टू डू ऑल्सो, तो ऐसा नहीं चीजें समझ सकते हैं, थोड़ा सा करने रेशियो तो हमारा बनती है 21 रेशियो, इतना मिनिमम रेशियो है, आप किसी कोर्ट में आप देखा इतना मुश्किल है, एंड बाय ओनली पोस्ट सारी कमीशन आप आईटी वाले देखते डिपेंडेंसी है, स्कीम कमीशन जिसमें राजीव मुखर्जी मेंबर्स में देंगे डिपेंडेंसी को गाइस करने पड़ते हैं, तो सारी प्रोजेक्ट लोग पीपल हैव प्रॉब्लम, ऐसा नहीं है, और ये वो लोग हैं जो आए, आपने राइटली पॉइंटेड आउट ऐसे जो सर्वे किया था, तो नहीं कहा था कि 40% लोग हैं वो है जो आते ही नहीं है, जो पता हमारा कुछ लोग हैं पैसे मास लाएंगे, कुछ लाएंगे 20 तारीख तक कौन लेगा, ये बाकी लोग अपना कहीं एक्सेप्ट कौन सा थॉट ले जाते हैं या कोर्ट जाते हैं या अपना कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, बट दे डोंट कम टू पोस्ट मनी, अगर उनके लिए काम करना है लेट्स एंटायर पॉपुलेशन इज मेड अवेयर, इसलिए दी लेवल तो बहुत अच्छा बजट की बात है, बजट में नाम था इधर डेवलपमेंट, तो बजट है उसमें बजट डेवलपमेंट हुआ और पता था कि अवेयरनेस कैन बी रियली डिस्ट्रीब्यूशन, ये काम तो इससे बात जाने का मौका मिला कोर्ट को भी कि यहां पर फंडिंग को मिला, फंड से लीगल यूज कैश कर सकते हैं, सक्सेस रेट भी अच्छा है, लेकिन इसमें अभी तो हो रहा है कि बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड सक्सेस नहीं मिली, क्योंकि तो चालान वाले केस में हमारे डिसाइड कर देते हैं, वो डिसाइड करते हैं, तो पेपर पहले डिलक्स हो गया, एक्चुअल स्कोर कितना हुआ है डू नॉट डिमांड कंपेयर लॉस, तो ये सिस्टम जो आपने बताया था इंडिया वाला, इसको दोनों बनाने के लिए मैंने बताया, मैं चाहता हूं आपके प्लेटफॉर्म से या तो रिटायर्ड लोगों को किसी तरह से रिटायर हो पाएंगे, इनका कहीं रिटायर उनको एम्प्लॉय किया जाए टू मेंटेन वेल सोसाइटी, तो एम्प्लॉय देम गवर्नमेंट दी डिस्प्यूट्स बिटवीन इंडिविजुअल्स में, गवर्नमेंट क्या गवर्नमेंट एडिशन स्कीम नीति हर गवर्नमेंट में एक सेल बनेगा एडवाइस ऑफिसर, सो दिस कैन इट कैन बी प्रपोज्ड नॉट कास्टिंग बर्डन, दे शुड बी शुड पोस्ट ट्रेडर्स एंड पोस्ट, ये हो सकता है किसी तरह से क्या रिजल्ट इनका पैसा के 20 रुपए लगे, आप जानते हैं जो रिकवरी मेंटेनेंस एम्प्लॉयमेंट टोटल जो एक्सपेंडिचर है रिकवरी सिर्फ 1% ज्यादा है, तो इससे वेस्ट को एक्सपेंडिचर उन्होंने कहा है कि अपील्स कम, तो लेकिन इससे स्टार्टिंग पुलिस इज इलेक्टेड टू सर्टिफिकेट, सही कहा था, तो
पेंडेंसी का मतलब इतना नहीं है कि हमने कहा बताया कि रिलेटेड टू अलग कितना लाइफ ना क्या बात कितना लगे तो पॉसिबल हम लोग एक्टिव इन्वॉल्व होते हैं परसेंट लेकर कोर्स में कोर्स पास अपनी पर्सन नहीं है तो उन्हीं से कहेगी आप तो इस वजह से उनका बर्डन कम हो जाता है लोग काफी करते हैं हमारा पेंडेंसी हमारा बर्डन बढ़ जाता है कोर्स बढ़ जाता है आई सेड वी शुड नॉट एक्सेप्ट चार्ज अनलेस इट इज प्रोजेक्ट की बताया वेट पर है रिपोर्ट से भागा हो जाता है मतलब से भी कार्रवाई करें और है तो लेके कहां जाएंगे सिटीजन लेकिन समाज सो पीएल कन्वर्ट किया सो पेंडेंसी कर दिया डिफरेंट मैटर लेकिन कुछ ऐसा होना चाहिए कि जो सोशल रेंज से छोटे बड़े से लेके तो हम लोग ओवर फाइनल कोर्स लाखों रुपए दिलावा है 4 लाख तो होगी ये तो 90 रात में तो 500 के लिए समझ ऐसी है तो मैनेजेबल है या तो कुछ चीज है ये सही है कि इसमें एक्सेप्ट कर दिया क्या तो बात इस बात की एडजस्टमेंट लॉ ले तो भी वैसे कंटिन्यू बैठ रहते हैं देन एनफ वर्क मतलब वो भी जाते हैं तो एक लॉयर्स वर्जन बोल लेते हैं इट्स नॉट फुली जस्टिफाइड एडजन पर्टिकुलर केस में कैसे करेंगे अदरवाइज इसमें मैसेज पटरी एक लगा एडजन काफी प्रयोग है हालांकि लावा है होता है एक एपिसोड जब बाद तो सेट में सारे काम थे तो सेट इमेज में जब जिस दिन वो अगर बीमार हो जाते थे तो मैं छूट जाती थी तो बेटर इज नॉट एवरी तो ये सही है तो तीन समझ के रिजल्ट्स मैंने अब आप बताएं कि इंडिया में दिस ऑलरेडी पता है पीपल सो मेनी ऑर्डर्स जैसे आज हम बता रहे थे कि 2 लाख कुछ तीन जाती है हाईकोर्ट जाती है एंड इट इज कंटेंट नॉट हर्ड ऑफ लाइक सुनने नहीं आता यहां पर आप लोग कहते हैं एक कोर्ट में कम से कम हमारे यहाँ हाईकोर्ट में 20 लाख कंटेंट पेंडिंग एक सर्विस पेमेंट में 3 लाख कंटेंट पेंडिंग इन द केस गवर्नमेंट इज नॉट कैरिंग आउट द not following the policy court or final है सुप्रीम कोर्ट रिव्यू सब कुछ हो गया इससे देना कंप्लेंट में कंटेंट मतलब बार बार लीडिंग प्रेशर एंड देन दिस एक्टिव नहीं होता मतलब हमको लगता है कि सेकंड बार बोले जाना पड़ा तो ये सब चीजें अगर ये बस स्टैंड पे करती और कंप्लायंस हो जाता है तो ऑर्डर के लिए 150% लगता है तो मान लीजिए उसके बाद रिव्यू हो जाए क्लियर हो जाए इट इज ऑल लीड्स टू लिटिगेशन तब तक हमें इनको ठीक करना पड़ेगा कैसे होता है ये चाहिए डेफिनेट कि प्लान कहां से क्या हो जाए मुझे आज एडिशन होता है सीनियर ऑफिसर से आपको आगो ही कन्विक्टेड एंड हिज इमेज इज वेल नोन सब जानते हैं तो वन से आठ ऑफिसर थे तो इसलिए वो सब करते हैं ह्यूमन डेटा को नापने को इंडिपेंडेंस देनी पड़ेगी स्पीड है स्पीड आपने लोग कैसे मेंटेन रखें दैट्स कंप्लीट ये प्रश्न को करना पड़ेगा और दिस वी हैव टू टेक पावर फ्रॉम द पॉलिटिशियन उनके यहां से करना पड़ेगा इन एजेंसीज को इंडिपेंडेंट बनाना पड़ेगा सीबीआई के लिए एंड दे हैव टू ड्रॉप प्रेशर फ्रॉम देम वो प्रेशर पॉलिटिशियन आगे इंडिपेंडेंट देना पड़ेगा तभी जाके शायद बट आई डोंट नो दे आर नॉट बहुत आपको गाइस करने में रिलेटेड बट डिस्कशन इज वेरी लाइवली अच्छा लगा मन की बात क्या आपने थैंक यू फॉर दैट एंड नॉट भाई आपकी आवाज नहीं आ रही है सॉरी मैंने म्यूट कर दिया था या मैं बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका आपके विचारों से हम लोग जो है उत्साहित हुए हैं बहुत सारी बातें हमारे मन की आपने भी की है और आपकी बातें जो है उसको भी हम समर्थन करते हैं राजू साहब भी समर्थन करते होंगे उसको तो ये सर आपकी म्यूट है पूरी क्लास समर्थन करते हैं ये सर सबसे पहले हम मेन इंडस्ट्री और नहीं हमारे बड़े भाई और रोल मॉडल है यस वंडरफुल नॉट ओनली दैट ही इज अ वंडरफुल मैन आल्सो हम लोग ने पहचान लिया है इनको जी सर हम लोग कहते हैं इनके पास एक लेके जाए हमें लगता है कि मैं एक लेके जाऊंगा उसका दूसरी है तीसरी है तो सोचने की बात पड़ी है नहीं नहीं आप ही विल आपस में हम लोग की जब बात हुई तो बोले सही अच्छे सज्जन आदमी है उनका उपयोग होना चाहिए दुरुपयोग नहीं होना चाहिए तो हम लोग को डर भी लगता है कि उनको बस गया तो ये नहीं बोले पचास बना देंगे इतने सारी समस्या डिस्कस है आई ऑलरेडी अडमिट माय ऑफर यस सर वी एग्री अप्रिशिएट हमारे इंटरनल डिस्कशन की बात कर रहा हूं कि कहां के साथ ऑफर है मगर वी हैव टू यूज इट नॉट मिसयूज इट ये एनीवे सर वी विल डिस्कस सम अदर डे और ये कोई फिजिकल प्रोग्राम का भी इनवाइट हो सकता है मैं भी अब मैं आपने कहा उससे दो बातें आपका जो है ध्यान और हमारे जितने साथी हैं उनका भी ड्रॉ कर रहा हूं बिफोर वी गो टू मिस्टर अकबर सवाल आता है कि हम लॉ कमीशन ऑफ इंडिया इज कंस्टिट्यूटेड बॉडी सरकार को उन्होंने कितने सारे रिकमेंडेशंस दिया है सरकार सुनती कहां है उन्होंने एक रिपोर्ट में तो ये भी कहा कि मेक सुप्रीम कोर्ट इंडिपेंडेंट टू हैव देयर ओन फंड्स ये मैं खुद मेरे को मिला नहीं है ये उनका रिकमेंडेशन अभी मैं कुछ दो तीन लॉ कमीशन के रिपोर्ट के बारे में बात करूंगा जो एक तो उन्होंने दिया है कि नंबर ऑफ जजेस की संख्या बढ़ाना लगातार रिकमेंडेशन करते हैं सिंस 1958 onwards but that all that recommendations are going into waste paper basket ये कहें तो बुरा खराब नहीं होगा दूसरी बात सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर सेक्शन 2002 के इन पीआईएल वो पीआईएल किसने फाइल की डिफरेंट जजेस दे हैव फाइल्ड पीआईएल उन्होंने जो जजेस एसोसिएशन वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसके अंदर ऑर्डर्स हुए 2002 में कि बाय द ईयर सम कट ऑफ दिया हुआ है that union to increase the strength of judges from existing 13 per million population to 50 judges per million population within a period of 5 years आज 2002 के अंदर 2007 तक इनको 50 per million population करना था आज के दिन में हम हमारे जज की संख्या देखते जाएंगे इट इज हार्डली 11 point something और उसमें भी ऑलमोस्ट 40% वैकेंसी है तो वोटिंग स्ट्रेंथ यदि देखें तो इट इज हार्डली कमिंग टू 6 or 7 तो एक तो जजेस की संख्या नहीं है अभी हम दूसरी बात करें कि प्रमुख सुनेंगे राघवन साहब से इस बारे में करेंगे बोलेंगे कि ये है कि हम जजेस की संख्या बढ़ा दें तो पहले कोर्ट रूम की कम ये कहां से आएगी कोर्ट रूम की बात है तो हमारे साथ ऑप्शन है वर्चुअल कोर्ट का तो इस बार बजट के अंदर वर्चुअल कोर्ट के लिए भी इन्होंने कुछ फंड्स एलोकेट किए हैं मैं जब भी राघवन साहब बोल लेंगे उसके बाद इसकी फिगर भी खोज के आपको बता देता हूं तो सवाल आता है कि हमारे पास नाउ देयर इज एन ऑप्शन वी कैन गो फॉर फिजिकल कोर्ट एज वेल एज वी कैन गो फॉर वर्चुअल कोर्ट्स फिजिकल कोर्ट के लिए भी हमें जो बजट चाहिए वो सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम के अंदर डालते हैं फॉर एग्जांपल ग्राम न्यायालय प्राइवेट होना चाहिए 2008 का कानून आज तक हुआ नहीं है कई जगह नहीं है हमारी सुप्रीम कोर्ट में है उस के अंदर सरकार को ऑर्डर किया all the state government to come with a notification by such and such date. Only few states had issued the notification. Which सरकार को छोटे 11 states had not even noticed issued notification despite order of the Supreme Court. अब सोचिए सरकार की ज्यादा है सुप्रीम कोर्ट की ज्यादा ये अलग विषय डिस्कस करने का विल डिस्कस सम अदर डे अबाउट ग्राम न्यायालय और हमारे साथी भी है यहाँ पे नरोत्तम शर्मा जी जिन्होंने भी उत्तर प्रदेश से है विल ट्राई टू हियर हिम लेटर अभी मैं सुप्रीम कोर्ट के जज और ये ऑर्डर्स की बात किया पीआई के ऊपर बात भी किया सरकार सुनती नहीं है लॉ कमीशन के रिपोर्ट से सरकार सुनती नहीं है तो सरकार किसकी बात सुनेगी इन डेमोक्रेसी एंड वी आर द वर्ल्ड्स बिगेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री जहां लोगों की सुनवाई नहीं हो रही है we will discuss also this thing later on. Now I would like to invite Mr. M. Raghavan, advocate from Bangalore. He is also a public spirited person. He has taken 2 or 3 of our cases on behalf of the very poor families and contesting his own cause. Mr. Raghavan, sir, welcome. Yes, sir. Good morning. This is Raghavan from Bangalore. So I am audible? Yes, sir. Yes. See, the today's topic I was being just gone through that it is only the two things that is allocation of the funds to the judiciary is on the lower side, and second is 51 million cases are pending in the entire country. See, now before going to the allocation,
I will come to this particular, this 51 million. So 51 million, if you convert into the case, it is approximately 5.1 crore cases. Actually, even this particular 5.1 crore case, what I don't know who has got this statistics or analysis. Actually, it is only some 6 months back or ago. We have been touched upon this particular pending cases, and even I also given a very clear picture of this particular number of pending cases. Actually, according to me, it is not 5.1 crore. It may be, or it might be. It is a 3.5 crores to the 4 crores cases only, and that too it is a various court cases, various courts, that is Supreme Court, High Court, and all other lower courts. So I don't know how it is going. And even if I also told that administration of justice. See, I know that justice has to get everyone, but even in this justice, the number of pending case of which, whether it is a 3.5 crore or 4 crore, of which strike at 30% of the cases is not at all cases made up at all. And some of the cases are pending in the first line litigation, second line litigation, and various. It is almost like those type of cases. Even there is no cases also made out in the trial court, just they will file it. Such type of cases is pending before the trial courts, High Court, and even in the Supreme Court. There is some 30% cases are there. So if you take the analysis, actually it is 2.5 to 3 crores maximum cases are pending, and we got spread over 30 districts are there. There is 30 states are there, union territory, everything. And an average, if you take it in Bengaluru, say according to me, in the Bengaluru, it is 50 lakhs cases of the trial court cases are pending and spread it to 28 districts. 28, no, it is 30 districts. So here we are not, we should realize there is a causes. What are the causes? Infrastructure is there, and there is this non-availability of the judges. Trial court in Bangalore, there are totally 90 courts are functioning. That is of city civil court nature. The district and city civil court, there are 92 courts are there, of which 92. Actually, the 60 to 70 courts judges are there, and another 30 courts are vacants are there. Now, I'm talking about entire thing only in Bangalore. And if you take other districts of Bangalore, so we can say that 100 to 120 judges are not there. So for this, very clearly that infrastructure, and as you say that the number of appointments are not there, and for which the various reasons are there. Various reasons are there. So actually, when we have been giving the statistics and allocation or anything, we have to be very crystal clear in this particular thing, because when we give it, this is going to the media, so naturally it gives a very wrong picture on us. And see, I will not talk about, because as far as the budget allocation of budget concerned, still I have not gone deep into the thing. Yes, there is it should not be, when the allocation of budget is on the higher side of the defense. Naturally, the judiciary is one of the very important segment of the thing. So naturally, there might be or they have to increase the allocation of the thing. What to say, the judiciary, and judiciary is after the executive. It is a judiciary is a separate body. There should be a lot of huge allocation must be there, and that is not looked into that. Why it is not looked into that? Because definitely I have not gone into the deep into the thing. This is only a financial bill. It is only on 24th it has been announced, and immediately I cannot jump up to that. Why I cannot able to say why it has been on the lower side. But definitely, I think. Oh, when it is one out of the thing. So only I can say that very clearly that I'm very strongly putting it that as far as the second part of the thing is, when we say 51 million, actually definitely we have to look into that. It is not 51 million at all. It is, we can say that 30 to 31 million, of which directly 50 lakhs cases is pending. It is not even a thing is what to call that. Even if you go to the thing, those cases, it has to be the it is not a case is not made out at all. So this is my view, but allocation definitely immediately I cannot able to say anything about that. In fact, I was also going through some financial bill, and I think, but clearly I haven't got very clear picture of this allocation, on what basis they allocated this budget. It is low, according to me it is low, but why it is low, definitely I have to go through that particular bill. So that is what, so that this particular thing is, once again I say that when we have been talking in especially judiciary, we have to be very clear in that, because naturally the thing is today Politic have been looking into that. If suddenly the thing is 51 million means, definitely the thing is there is a lot of play, and I think everything will happen. So again and again I said that it was in January we met, I think. So if I'm potentially correct now, January we had a thing. This we met in the webinar. Last January 24. That was the last thing, January or February. Again, I also spoken about number of pending cases. It is purely the infrastructure and non-availability of the thing. Various aspects are there. So in this thing, I can able to say that approximately 2.5 crore to the 3 crores cases are pending. For there it is a strong reason, and there are so many things. Judgment is not made up. But actually, the thing is, the PIL case. I was been just Patel been saying that. See, PIL case. I also gone through some of the draftings of the PIL case. The PIL case is not at all made out properly. Not only in Supreme Court, even in the High Court. See, what is a public interest litigation means? I should not have any the interest for the particular thing, the public at large, and the majority of the public PIL cases are being either dismissed or asked them to take back, or in some of the cases there have been a huge cost being imposed. See, we have been witnessed PIL cases when the MC Mehta was being filing. He made a number of, he was being an environmentalist actually for the Ganga Bachao and all this. Now he has become an eminent advocate. In those days, PIL case has been made out. But why it is not happening? Why it is not happening? Either it may be a proper in the instructions, or it may, the thing is some of the legal faculty not understood properly. So these are the reasons. And if this case is not made out in the very inception stage, it has been dismissed. And that to the Supreme Court and even High Court have been witnessed in Karnataka. There is a cost being imposed 5 lakh, 10 lakh, and even lakh rupees. So even last time when I was producing one of the PIL case, it has been referred to me. Actually, it was they say that 14% has to be appear. The majority of the 14% has been appearing in the PIL case. But okay, that is welcome. But the pleading should be very clear. Majority of the PIL lacking is only pleading. So this is my view of this, and definitely as far as the thing allocation, I will next time, or I think whenever next we have, definitely I will speak about that particular aspect. And this is my view. So because it is in a very shortest, I was also in the some work also. I understand, sir. So, is over, sir? Yes, sir, it's over. Okay. Before we go to Aizaz, he's a journalist, senior producer in New Indian Express at Raipur. So you have raised certain points. Number one, about the pendency figures. I straight away very confident that the figures raised by us, 5 crore, some odd lakh of rupees, are 101% correct. Second thing, these are not drawn from any imagination. These are all the figures from the government, and that are up to date till yesterday evening. So this makes the thing clear. I will send you the link and the platform, and you can get updated. It says how many criminal cases pending, cases pending for more than 3 years, cases pending for more than 5 years. Everything you will get. So there you will get the district, High Court, and Supreme Court. All the three.
details you will get separately. Now, Yes. other thing you have said about the allocation of funds. Allocation of fund on judiciary. We are a country. We take proud in sending and conquering moon. I say, let me use that word. We have reached to the moon, but we have not reached to the court where a poor man is knocking for justice. This is a paradox. We are not saying that we are against the sun, but we are the biggest democracy under the sun. And how can we cut into the democratic right of the people, particularly those poor people, who for 100 rupees of them is like 1,000 rupees or 10,000 rupees for others? So you have to think in that way. I will not say anything about state legal service authority, etc. That is a different subject, but that is also to be brought here. As far as the third thing you said about the authenticity of the facts, we have also used the information confirmed from the replies given by the Minister of Justice in the Lok Sabha and the Rajya Sabha. I will say that also to you. Does it mean that the Minister himself is spreading lies during the Lok Sabha and Rajya Sabha? If we go by your facts and figures, the fact you correct yourself that the pendency is definitely over 5 crore cases, and that eats away into our right of seeking timely justice. And what is the time? Supreme Court in a judgment in 2002, All India Judges Association filed a petition PIL asking to increase the number of judges. Supreme Court gave an order agreeing the PIL to make 50 judges per million population by the year 2005. We are now in 2024. How many judges we have? Only 10 point something. Where 50 judges per million population is 10.5. We are 10.5 today. So the problem is we do not have enough courts where even if despite the world's biggest populated country, highest population, but we are not shortage of manpower. Our Indians, they are conquering. Google, head of the Google is Indian. The best of the brains we have. We are not lacking anywhere. But when we lacking is there is no political will to ensure that the people get justice in time. Second thing, before I'm to because Izaj Kaiser is also there and few other members are also there whom we would like to hear. But the thing is that as far as Law Commission report is concerned, Supreme Court order is concerned, not honored in total. Maybe by simply jumping, making mere action is of no use. And the last thing which I'm saying, highest decision taken at the highest level, in presence of the Prime Minister, in presence of the Chief Justice of India, in presence of the Law Minister. It was special purpose vehicle 2009 was created. And with the purpose that within 3 years, the pendency will be zero. It was 2011 or 2012 I am talking about, before 12 years. What is the result? And body, highest body, I don't want to say further thing, but we had a RTI reply came by the order of a competent authority. The program has been set. A decision taken by the Chief Justice, by the Prime Minister, by the Home Minister, and everybody together at the highest level. How can the highest officer can put it in the sense and say that no, we have done our own. They came up with some other program and they implemented it. Today, the pendency from that day has almost more than 3 times. So are we not respecting our government also? Are the bureaucrats above the law? We will discuss that also. Chapter also we will separately discuss. I will now invite sorry sir. Yes, it's okay, sir. No, but let me know from where you got this figure. The 5 crore cases pending is wrong. Get me that figure. No, I'm not saying. I'm not putting it in very blunt. But what is the thing is, see, for over a period of 6 months to 1 year, it cannot go from the 3.5 to the 5.1. 3.5 was before few years, not now. No. Sorry, according to me, even last year I heard it is 3.5. But I'm very concerned about even whether it is even if you say that 5.1 crore, 5.1 crore, 30 to 40% is not at all the cases made out. That's a different story. I'm talking about this information. Information is from the government website. Updated every minute. Yes, see, Patelji, what has happened? See, I always believe in, I think it's a practicality. See, suppose I make one case. If I'm making one case, I have to take 100% whether I have to file a case or not. But today it's not happening. Suppose, Mr. That's different. I agree with you. There are NGOs also offer some to us to file a PIL and take 50,000, take 100 rupees like that. And we simply ask them to get out. No, I'm not doing that. I'm not doing that. Hey, whether it is a 1 rupee case or 100 rupees or no, people bribe the NGOs. But only the thing is, I always look into that case of a document, whether documents are there to fight in the court of law. If the document is not this issue, whatever you say, we will discuss in a separate webinar. Next on this issue. Yes, no problem, sir. Because in the trial court, the question of fact only will come. See, majority of the judgment is based on the question of law and question of facts and question of law. But when we go to the higher court, it is purely a question of law. So no dispute, sir. Okay, sir. Sorry, sir. I think I have one more meeting also. So I think it is very short time. And I think it's the next time definitely I will participate in a very 100%. Yes, sir. Thank you. Sir, now we go to our general student, Mr. Izaj Kaiser. He's from Bangalore, assistant editor, New Indian Express. And we would like to hear from him about the rule of law and dependency. How dependency affects rule of law. If Izaj Kaiser, you are comfortable with this, or you want to change, it is up to you, sir. Welcome, sir. Thank you so much. And hello, everybody. It's already good afternoon, so very good afternoon. And I'm really happy to see legal community is here sharing their valuable thoughts. जैसा प्रवीण ने बताया कि मैं पत्रकार को I would have to speak in that language only. See, we are from Chhattisgarh state. Chhattisgarh, आप सबको पता होगा, is one of the आज की hardest state by the Maoist violence. So when we go for coverage, see something happens 300 kilometers away from Raipur. तो हमारा पहला source information कौन होता है? It's a police, law enforcement agency, because news has to go immediately. This is for news. But our responsibility lies कि हम जब कोई भी खबर दे, कोई भी news दे, news has also the element that we should speak from the previous point of view as well. We need to go to the field, talk to the prosecutor people, talk to the concerned who are there, and then it should go holistically. So as a media person here, I would be happy touching the pulse of the people who are actually struggling with what Sergeant said, Tariq pe Tariq. See, there are obviously, I have been seeing this, the huge impact of this dependency. It's so scary. Now, if we don't stop or improve from this level, God better knows where we will go, because we claim to be the largest democracy in the world.
So our country is very covered by the concept of rule of law, or we are actually witnessing rule by law as we see in the humans. राजा महाराजा ने सही गलत जो कहते हैं एक कर दिया सब प्रजा को मारना है वो है no it's not a way. So we need to think seriously thinking our country actually is governed by the rule of law. I'm not going particular nitty-gritty or voluminous of this laws. Actually, the basic thing is that constitution हमको every bona fide citizen of this country has given a fundamental right to seek justice to be heard. Now is that right really existing? Yes, it's existing. But are the goals being met? I've seen this document. There are various provisions to access to justice. Think about this. I will be sharing the other side of the point. See, because of this tendency, what's happening? 500,000 people in jail. Let me give the exact figure. It is 573,000 crore. The reason? Same tendency. Just out of these 500,000, say 23% are convicts. Rest are stuck inside the prison as not held guilty. So when in a country like India, where the large segment of population comprised of deprived sections, they are poor, they are not a privileged class. 76% of all inmates in the jail they have been convicted and denied of bail due to years of languishing behind bars. Just you should see the human element, how pathetic their life and how it also you should have family knowledge. When Supreme Court has expressed concern over the reluctance to give bail at the lower level, why that has been not been practiced? You see, my lower courts usually they avoid giving bails. I'm not a legal expert, but as I've shared the concern of Supreme Court as well. At least that would essence of burden. Over apologies, denial of bails, people languishing incarcerated cases because of this dependency of human dependency of cases. Other day, I was discussing with a friend. Yes, sir. Yeah. Can you speak in Hindi? अच्छा हाँ अभी कुछ हमारे देश में एक मानना ये है कि हमारे पास कानून तो अच्छा होना है, हमारे पास फ्री लीगल सिस्टम भी है, लेकिन हमारे पास दिक्कत ये होती है उसके बावजूद ही सब कुछ होने के बावजूद भी आज भी 76% लोग जो जेल के जो कैदी है इनमेट्स हैं वो कन्विक्ट नहीं हुए। अरे आप सोचिए 5.5 लाख से ऊपर अगर उसमें से सिर्फ 23% कन्विक्ट है तो बाकी लोग जेल में क्यों है? रीजन क्या है? वो रीजन कभी थीम पे डिस्कशन पे बैठेंगे। अगर हमारा बजट एजुकेशन नहीं बढ़ेगा, अगर इसको फोकस नहीं करेंगे तो हमें और ज्यादा कोर्ट कहां से उपलब्ध, हम न्याय का दायरा कैसे बढ़ा पाएंगे? हमारी गवर्नमेंट को इस ओर उनका ध्यान क्यों नहीं आ पाता है प्राइवेट बेसिस पे? रूल ऑफ लॉ हर हाल में शुड प्रिवेल। नॉर्मली प्रिवेल तारीख पे बात है कि जस्टिस इज प्रिवेल, तो व्हाट्स द पॉइंट ऑफ टॉकिंग ऑफ फेयर और टाइमली जस्टिस? हमें ये सोचना बहुत जरूरी है कि रिमोट एरियाज हम जब मेट्रो से बैठते हैं तो हमें बहुत सारी ये मोस्ट रोजी पिक्चर्स when I go for away in the remote areas, I see the basic condition of the people, how they are living, how they are avoiding to go to court, क्योंकि उनका एक भरोसा जो है वो न्याय प्रक्रिया पर वो चीजें नहीं आ पा रही है जो आनी चाहिए। उनको धक्के खाने पड़ रहे हैं क्योंकि उनको ये लगा है कि हम अगर अपील करेंगे तो उस अपील के बाद फिर हमें आना पड़ेगा। कईयों के खेत बिके हैं, कईयों के अपनी बहुत सारी चीजें उनकी एसेट्स हैं और उनकी अपनी क्या कहना चाहिए फाइनेंशियल जो उनका वो होता है जिसका आधार पर उनकी होती है वो डगमगा रहा है। मैं बस इतनी कहना चाहूंगा कि अगर लेकिन हम ऑफिस में अच्छी चीज हुई जैसे छत्तीसगढ़ की बात करूं, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट है, छत्तीसगढ़ सन 2000 बना आज 2024 है। अब आप ये देखिए अच्छी चीज तो हुई लेकिन वी आर लेट टू प्रेसिडेंट जो हमारी बहुत जरूरत थी उसके बाद कैसे आ रहे हैं? छत्तीसगढ़ में हाईकोर्ट में क्या अच्छी चीज है? अच्छी चीज ये हुई कि पहली बार एक ऐसा रोस्टर सिस्टम हुआ, इट्स गुड। अच्छा इससे पेंडेंसी केस बहुत होगा जरूर, इसमें ये हुआ 24 साल हो गए पहली बार हुआ कि 4 डिवीजन बेच होंगे और 2 स्पेशल बेच होंगे और 15 सिंगल बेच होंगे अंडर जो रोस्टर सिस्टम जो पिछले हफ्ते से शुरू लास्ट वीक से जो डबल डिवीजन बेच वाले हैं वो आफ्टर लंच दे विल बी पार्ट ऑफ सिंगल। तो दीज आर थिंग्स व्हिच हैव एड्रेस बहुत एड्रेस करना चाहिए था इसको चीजें। और एक और चीज मैं शेयर करना चाहूंगा कि हम वर्ल्ड फिनांशियल डेमोक्रेसी है एक राइट है बहुत अच्छी बात है, लेकिन अफसोस की बात ये है कि वी आर वर्चुअली एट द लोअर रंग व्हेन इट कम्स टू रूल ऑफ लॉ इंडेक्स और द रूल्स। And I will continue with more of my experience on this. And I will be happy to speak about this. Thank you all. बहुत बहुत धन्यवाद ईसा साहब। हमारे साथ ही एक जय विंध्या एडवोकेट है हैदराबाद से, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपना एक्सपीरियंस ब्रीफ में शेयर करें। जय विंध्या जी, इफ यू आर हियरिंग प्लीज। जय विंध्या जी, पटना लोकल पुलिस के साथ सही साहब क्या आई जस्ट सो यू फ्यू मिनट्स बैक। आप लोग सबकी चीजें हुई हैं वो बहुत सूचना कांग्रेस सबको इनवाइट कर दिया। या इज द फॉर्मर इंफॉर्मेशन कमिश्नर गवर्नमेंट ऑफ दिस आदिल सर। आप एक बार मैं एक नहीं दूंगा तब तक कोई क्वेश्चन नहीं दूसरा बोलने नहीं आप कोई बात नहीं सर। जब दादाजी तक उन्होंने अपना अनम्यूट किया था उनको सुन लेते जय जी था। जय जी सर साहब ने देखा था बोलिए पहले आप ही बता दिए। वेलकम सर, आप बोलिए। नहीं तो तब तक हम लोग कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं। देवेंद्र बड़ा जी से कुछ भी बात करना चाहते हैं। देवेंद्र जी बहुत धन्यवाद सोलन जी। सर मेरा तो ब्रीफ में 2 मिनट खत्म हो ज्यादा बात नहीं है सर। मेरा कहना इस मामले में पूरा इतना है कि न्याय में भारत का संकट न्याय में है, उसमें सिर्फ एक ही इशू है कि जब हम कोई आदमी पुलिस के पास जाता है, शिकायत दिखाता है, कोई संज्ञा अपराध की शिकायत दिखाता है, पुलिस उस संज्ञा अपराध की शिकायतों पर किसी भी धाराओं पे जो उससे रिलेटेड होती है उस पे एफआईआर दर्ज कर लेती है, बिल्कुल सही है। उसके बाद जो उसका काम अनुसंधान करना होता है वो अनुसंधान करती है और चार्जशीट बनाती है जिसपे वो फिर से देखती है कि उन धाराओं में किन धाराओं को हटाना या किनको जोड़ना या किनको घटाना है। वो पुलिस का एक अपना वर्क है जिसके लिए चार्जशीट प्रस्तुत करती है न्यायालय के अंदर। मेरा पूरा जो सवाल है वो न्यायालय से है कि न्यायालय में जो जांच करने की जो प्रक्रिया है वो 2 हिस्सों में बटी हुई है। एक है प्री ट्रायल, एक है ट्रायल। प्री ट्रायल में जहां पर प्रोसिक्यूशन का काम होता है मामले को रखना,
डिस्चार्ज और चार्ज फ्रेमिंग पर बात करना जहां पर कन्विक्शन होते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को औपनिवेशिक छवि जो अंग्रेजों की छवि थी उसी प्रक्रिया के अनुसार चलाया जा रहा है, क्योंकि प्री ट्रायल एक बहुत मजबूत तंत्र था जिसको हम लोग अभी ये बोला जाने लगा है कि ये सिर्फ प्री ट्रायल में प्रथम दृष्टया मामला बनना होता है या नहीं होता है देखेंगे, लेकिन एक्चुअली प्री ट्रायल का जो सिस्टम है वो ये बोलता है कि सब्सटेंशियल मतलब सारभूत या मजबूत अगर साक्ष्य है अभियुक्त के खिलाफ तो मामले को ट्रायल में फॉरवर्ड किया जाए या वहां पे कन्विक्शन हो जाने की संभावना बढ़ जाए। क्योंकि हमारे यहाँ डिस्चार्ज की एप्लीकेशन हम देखेंगे, डिस्चार्ज की एप्लीकेशन 0.01% भी पूरे मामलों में नहीं है न्यायालय के अंदर में, जबकि ये एक तरीके से आर्बिट्रेशन या किसी भी तरीके की न्यायालय में जितनी लंबी प्रक्रिया ट्रायल की प्रक्रिया चलेगी तो हर कोई समझ सकता है कि वो लंबी ही चलेगी, साल 2 साल 3 साल जहां तक उस मामले में न्याय ना आ जाए जब तक चलती रहेगी। लेकिन प्री ट्रायल की प्रक्रिया उतनी लंबी नहीं होती है, जहां पर अगर पुलिस ने अपना काम सारभूत साक्ष्य या मजबूत साक्ष्य लाने के लिए नहीं किया तो या तो न्यायालय वहां पे डायरेक्शन दे कि फिर से अनुसंधान हो या मजबूत साक्ष्य लाने का काम पुलिस करे, या तो न्यायालय सामने जो अभियुक्त है उसको डिस्चार्ज करे या उसका कन्विक्शन कराए। अगर वो ये भी नहीं देख रहा है तो उसको उस पर विचार करने की जरूरत है आज के सिस्टम में, क्योंकि अगर हम प्री ट्रायल की व्यवस्था सरकार इसी तरीके से अंग्रेजों के जमाने में जैसे कि प्री ट्रायल कराया ही ना जाए तो मैं बोलता हूं कि उस पूरे लॉ को ये एक डब्बा बना दिया है, विकार का प्रावधान बना दिया है, जिस कारण से ट्रायल में मामले न्यायालयों में लटके पड़े, बहुत ज्यादा लटके पड़े हैं। यहाँ पर न्यायालय को विचार करने की जरूरत है कि प्री ट्रायल के कानून को क्यों नहीं बना दिया। मैंने एक सवाल न्यायालय से किया एक मामले में कि सर अगर डिस्चार्ज का प्रोविजन इतना बेकार है, इतना बेकार है कि उसको सिर्फ प्रथम दृष्टया किसी भी तरीके से देखकर आप उस आरोप को ट्रायल में ही चलाना चाहते हैं तो आप चार्ज फ्रेमिंग भी क्यों करें? आपको चार्ज फ्रेमिंग ट्रायल के बाद आखिर में कर लेना चाहिए। आपको प्री ट्रायल की व्यवस्था की नीड क्या है? प्रोसिक्यूशन ने जब लाया तो वहां पर लाने के बाद आप ट्रायल चलाना चालू करें। तो सर मेरी बात आप समझ चुके होंगे, अगर राजू सर इसमें कुछ बोले तो मैं उनको प्लीज सुनना चाहूंगा, मेरा प्रश्न बस इतना ही रखना। धन्यवाद। ये आपने जो सिस्टम आया है 1973 की सीआरपीसी के पहले ये प्रोविजन था और ये अच्छा प्रोविजन था जो आप बता रहे हैं कि मजिस्ट्रेट एविडेंस को देखने के बाद ही सेशन कोर्ट में केस को कमिट करते थे। अगर उनको लगता था कि ये केस ऐसा नहीं है जो सेशन कोर्ट को भेजा जाए तो उसको अपने लेवल पे ही स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के बाद खत्म कर देते थे। लेकिन फिर सीआरपीसी में 73 में और अब तो जो है वो अब तो एक अलग से आ गया है प्रोविजन, अब तो नई सीआरपीसी आ गई है और नई सीआरपीसी माफी चाहूंगा कि 1973 में भी डिस्चार्ज का प्रोविजन है और चार्ज फ्रेमिंग का प्रोविजन है और जो 23 में उसमें जो आप चार्ज पे बात कर रहे हैं चार्ज की स्टेज तब आएगी जब चार्ज की कोर्ट में सबमिट होगी, कोर्ट ने ऑडियंस ले लिया और सेशन ट्रायल अलग है तो सेशन ट्रायल में शुरू होकर चार्ज की स्टेज से ही ट्रायल शुरू हो जाएगा। हम चार्ज पे सुनेंगे जो पुलिस ने एक्स पार्टी देखी, पुलिस ने एक्स पार्टी एविडेंस कलेक्ट की और वही एविडेंस उसमें एक्यूज को कोई अपनी सफाई देने का कोई अपॉर्चुनिटी नहीं होती है। तो वहां पे जरूर होता है कि आपके पास जो भी एविडेंस अवेलेबल है, ये हो सकता है कि 302 का चार्ज बनता हो, हमको लगता हो 304 का चार्ज बन रहा है तो चार्ज उसमें अमेंड कर सकते हैं। लेकिन जहां तक डिस्चार्ज की बात कर रहे हैं बड़े केसेस में जो मैंने महसूस किया है उसमें कुछ हद तक जजेस में शायद क्लियर साइकोसिस भी है। उनको लगता है कि अगर हमने डिस्चार्ज कर दिया तो कल कहीं ऐसा ना हो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में खाता है कि कल ये हाई कोर्ट में इंक्वायरी का विषय हो जाएगा आपने इतनी एविडेंस कैसे डिस्चार्ज किया। एक हकीकत ये है इसलिए शायद डिस्चार्ज के केसेस लगभग निगलिजिबल है, लेकिन जो चार्ज बनने की स्टेज है उसमें तक तो केवल आईओ अपनी सारी एविडेंस लेके आता है, एक्स पार्टी एविडेंस होती है उसमें एक्यूज सुनने के लिए, पर हमारे पास कोई दूसरी चीज नहीं होती जैसे कि एक्यूज को हम ये कहेंगे पहले आप भी अपने एविडेंस लाइए तब चार्ज सुने। सर मेरा कहना तो यही है कि प्रोविजन में डिस्चार्ज का प्रोविजन कंटिन्यू रखा जा रहा है, 1973 में भी रखा, 23 में भी रखा है, तो रख नहीं रहा है। उसमें अगर हम किसी मजबूत साक्ष्य का सब्सटेंशियल साक्ष्य की अगर उपलब्धता नहीं है तो ऐसे मामलों में ट्रायल तक पहुंचाकर हम न्यायालय का बोझ बढ़ा रहे हैं सिर्फ इस कारण से कि हमारे निर्णय को पलट दिया जा सकता है, हमारे निर्णय में कोर्ट को पलट दिया जा सकता है। तो वो ट्रायल 273 के पहले तक मजिस्ट्रेट या सेशन ट्रायल में सारी एविडेंस इकट्ठी होगी तब वो कमिट करेंगे, अब वो प्रोविजन खत्म हो गया। अब तो सीधा सेशन ट्रायल है तो मजिस्ट्रेट पोस्ट ऑफिस के पास से केवल उसको सेशन कोर्ट भेजता है कि आप देखिए आपका काम नहीं है, आप जैसा चाहे कीजिए, तो सीधा सीधा आपको एविडेंस आने के बाद चार्ज पे ही सुनना पड़ता है। इसलिए उस स्टेज पे या तो चार्ज बनेगा या चार्ज किसी और सेक्शन बनेगा या डिस्चार्ज होगा जो भी एविडेंस फाइल पे फाइल पे है ना सर। यहां पर मैंने अपने मामले में मैं इन पर्सन कोर्ट में प्रेजेंस हुआ, इन पर्सन मैंने 239 का एप्लीकेशन वहां पे सबमिट किया, 239 के ऊपर एप्लीकेशन सबमिट किया, मैं बड़ा हैरान हो गया कि प्रोविजन में सीआरपीसी में 239 है, मैं उनको पढ़ के बता रहा हूं, उसका आवेदन दे रहा हूं, विद्वान न्यायमूर्ति जो इस बात को भी समझ पा रहे कि ऐसा प्रक्रिया चलना चाहिए, उन्होंने मेरे मामले को उठा के जो खारिज कर दिया, मेरे को सेशन में जाके उसमें करना पड़ा, रिजल्ट से आदेश लेके आया कि 239 में आपको आदेश पारित करना है और मैंने वहां पे सुप्रीम कोर्ट के न्यायालय के लिए निर्णय को किया कि हम आवेदन में अपने ग्राउंड रख रहे हैं, इन ग्राउंड पर आपको निर्णय देना पड़ेगा। देखो चार्ज पे हियरिंग का प्रोविजन है, आपको चार्ज पे बिना सुने आप चार्ज लगा ही नहीं सकते, आपको एक्यूज को प्रोसिक्यूट को चार्ज पे हियरिंग करनी पड़ेगी और आपको स्पीकिंग ऑर्डर पास करना पड़ेगा कि अगर चार्ज बन रहा है तो क्यों बन रहा है, अगर बन रहा है किस सेक्शन से बन रहा है, स्पीकिंग ऑर्डर पास करना पड़ेगा। बन करना तो व्यूज क्या चार्ज नहीं, हम तो सब लगा के चार्ज करने की जरूरत नहीं। सर एक मिनट और प्लीज जी, मैंने जब उनसे ये बात कही कि पूरे मामले में पुलिस ने अनुसंधान किया, 9 महीने अनुसंधान किया, मुझे 4 बार नोटिस देके 40 से बुलाया, मुझसे पूछा, मेरे से जानकारी ली, अभी से जानकारी पार्टी से सब कुछ किया, लेकिन पूरे मामले में जब चार्जशीट प्रस्तुत किया तो चार्जशीट प्रस्तुत में सिर्फ उन्होंने 2 साक्ष्य, मतलब एक शिकायतकर्ता का कथन और एक जो उसके साथ में गया हुआ उसी हितबद्ध आदमी का कथन दिया, जो कि ये भी कहता है कि मैंने दोनों को गाली। और ऐसे एविडेंस के बिहाफ पे आप बोल रहे हैं कि साबुत साक्ष्य, मैंने बोला सर कि मैंने चोरी किया, चोरी का सामान मेरे पास से मिलता, आप बोलते हैं कि ये मजबूत साक्ष्य है। अगर इस तरीके से हम सिर्फ कथन मात्र से, वो भी ऐसे कथन जिसका कोई ये नहीं कि किसी की हत्या हुई है, किसी के साथ मारपीट हुआ है, किसी का मेडिकल रिपोर्ट आया है, किसी को चोट का हुआ है, बिना किसी मजबूत साक्ष्य के आप ये बोलेंगे कि मामले में ट्रायल चलाना चाहिए, जिस पर पुलिस अनुसंधान 9 महीने करने के बाद जवाब नहीं दे पा रही है, तो ये कैसे जस्टिफाइड होगा? देखिए ये जो इन्वेस्टिगेशन की बात आती है, आपने देखा होगा सेक्शन 161 सीआरपीसी में जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड होते हैं उसमें किसी का दस्तखत नहीं होते हैं, तो दस्तखत करने का प्रॉब्लम नहीं, और यहाँ से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक इन्वेस्टिगेशन में कोई कोर्ट इंटरफेयर नहीं कर सकती है, ये भी अनडिस्प्यूटेड है। तो अब इस तरह के उन्होंने केवल 2 गवाहों की बयान लिखे, उन्होंने कहा कि आपने उनको एब्यूज किया, ठीक है। अब एब्यूज करने के बाद उस स्टेज पे क्योंकि आपको डिफेंस देने का कोई अपॉर्चुनिटी उस स्टेज पे प्रोसीजर में नहीं है, तो कोर्ट ये डिसबिलीव करने के लिए कैसे तैयार होगी कि आपने एब्यूज नहीं किया, ये उसको कोर्ट के सामने प्रॉब्लम होती है। हालांकि ये सत्य की पत्रिका वरना ये पास इंटरेस्ट का वरना पास प्रोसिक्यूशन का केस एविडेंस के बारे में पढ़ सकते हैं, आपको क्रॉस एग्जामिनेशन का मौका मिलेगा जब चार्ज बन जाएगा और ट्रायल होगा। उसके पहले आपको सुप्रीम कोर्ट के निर्णय आया 2023 में विष्णु कुमार वर्सेस उत्तर प्रदेश में, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय में साफ कह दिया कि जिन मामलों में किसी अपराध के घटित होने का पुष्टि होता है या नहीं होता, दोनों अगर हो रहा है एकदम पुष्टि हो रही है अभी, अगर ये संभावना बनी हुई है कि वो अपराध हुआ होगा या नहीं हुआ होगा, ऐसे में ऐसे में कैसे होगा? आप देखिए अब यहाँ पे डिस्कशन करना बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन आप बहुत से एक्ट ऐसे हैं जो आप देख रहे होंगे, कमीशन अपने ऑडिट हो या और एक हो, जिसमें एविडेंस केवल शक के आधार पे अरेस्ट होती है और आपको प्रूव करना पड़ता है यू आर इनोसेंट। तो ये सारी चीजें बड़े-बड़े केसेस में भी यही हो रहा है, केवल एक शक के आधार पे 2 लोगों ने बयान दिया है तो यू विल बी हेल्ड गिल्टी अनलेस प्रूव्ड अदरवाइज। आप देख रहे हैं सारे केसेस में यूपीए में भी हो रहा है, मनी लॉन्ड्रिंग हो रहा है और आईपीसी के सेक्शन में भी हो रहा है कि एविडेंस अगर आपके पास 2 लोगों ने कही 2 लोगों ने बयान दिया है तो कोर्ट कैसे प्रिज्यूम करेगा कि उन्होंने बयान दिया।
मजे की बात इसमें ये है कि मेरे से 4 बार बुलाया गया, 4 बार अलग तरीके के एविडेंस भी लिए गए, कथन और किए दोबारा गए। देखा, नहीं किया होगा। मेरे मतलब 91 में आपका राइट है कि आप केस के किसी भी स्टेज पर कोई भी डॉक्यूमेंट मंगा सकते हैं। तो जब उस चार्जशीट में ये साबित है कि मेरे को 4 बार नोटिस दिया गया, तो 4 बार नोटिस में जो मेरे से डॉक्यूमेंट लिए गए उसको कोर्ट नहीं कर रही। देखिए प्रॉब्लम क्या हो रही है कि यहाँ पे अरेस्टिंग एजेंसी और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी एक ही है। अब अगर मान लीजिए ये प्रॉब्लम हो जाए कि आपका इन्वेस्टिगेशन वीडियोग्राफी होगा, तो भी आप देख सकते हैं थानों की रोशन, मतलब जैसे कि जिनके आने पे आपको सुरक्षित महसूस करना चाहिए। पुलिस अगर आपके यहाँ आए तो आपको सुरक्षित महसूस होना चाहिए, लेकिन पुलिस के आने पर आपको पड़ोसी मुझे गड़बड़ किया कि पुलिस कैसे आपको पाई, तो पुलिस का यहाँ पे कंडक्ट के कैरेक्टर स्टार्ट हो गया हो। अब आपने कहा कि आपको 4 बार बुलाया, आपका 4 बार एविडेंस रिकॉर्ड किया, पर केस डायरी में उसको लिखा ही नहीं, तो मेरे ख्याल से तो इट इज सॉर्ट ऑफ नॉट फेयर इन्वेस्टिगेशन। आपकी बात लिखनी चाहिए उनको, और लिखने के बाद कहते हैं कि हमने ये पाया है कि ये एग्जिस्ट नहीं हुई है और इसलिए चार्जशीट सबमिट नहीं करना है। लेकिन उसके बाद भी कंप्लेंट तो राइट था, कंप्लेंट तो राइट था कि फाइनल कोर्ट लगने के बाद भी वो चाहता कंप्लेंट कर सकता था, आपके फैसले करने वाली नहीं था। लेकिन जब वहाँ पे आपको प्लीज सर, अकबर साहब को बुलाना है। यस सर, अकबर सर। आदरणीय जस्टिस राजीव लोचन जी मल्होत्रा मल्होत्रा, आदरणीय जस्टिस सुधीर जी सक्सेना, प्रवीण जी पटेल राजन जी और सभी साथियों को नमस्कार। बहुत अच्छा विषय आज की चर्चा के लिए चुना है, जिसके भाई प्रवीण भाई बहुत कुछ श्रोता कर रहे हैं। वो खुद उदाहरण है कानून की स्थिति का। प्रवीण भाई पटेल का पूरा जीवन देख लिया जाए तो कानून, जनता के हित में कानून में क्या प्रावधान बना है और उसका व्यवहार में हो क्या रहा है, उस तरह के हजारों केस उनके आजू चलते हैं और चल रहे हैं। प्रवीण भाई कानून का सहारा लेकर आम जनता का हित साधन करने के लिए जो भी प्रयास करते हैं उसमें कई सफल होते हैं, कई में कानून ही या कानून के अमल के लिए जो भी व्यवस्था बनी है वो उसमें कहीं बाधक बन जाती है। बहुत अरसे बाद एक अच्छी खबर आई है कि सुप्रीम कोर्ट में माननीय न्यायाधीशों के सभी पद भर गए हैं, सबकी नियुक्ति हो गई है। एक और अच्छी खबर ये आई है कि आजादी के 75 साल बाद पहली बार की मुकदमों में लगने वाले लंबे समय को कम करने के लिए और अदालतों में मुकदमों का अंबार घटाने के लिए भारत सरकार के स्तर पर कोई प्रयास हुआ है नए कानून लागू करके। लेकिन अभी भी कई उच्च न्यायालयों और जिला न्यायालयों सहित निचली अदालतों में आज भी न्यायिक अधिकारियों की, न्यायाधीशों की कमी है। स्वीकृत पद कम है और स्वीकृत पद भी पूरे नहीं भरे गए हैं। ये स्थिति अभी भी है और इस सबका दुष्परिणाम, क्योंकि हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट कम लोग जा पाते हैं, ज्यादातर हाईकोर्ट ट्रायल कोर्ट, जिला कोर्ट के लोग जाते हैं। वहाँ आम जनता इस न्यायाधीशों न्यायिक अधिकारियों की कमी के दुष्परिणाम बहुत भुगत रही है। और यही नहीं बल्कि जहाँ सबसे ज्यादा लोग अपनी फरियाद लेके जाते हैं यानी जेल की न्यायपालिका में, वहाँ आवश्यक बुनियादी संसाधनों की भी कमी। अभी बारिश में पड़ रही है, अदालत में पानी टपक रहा है, कहीं की कई जगह प्रसाधन सुविधा ही स्वच्छ नहीं, सुरक्षा की कमी, कुशल और प्रशिक्षित स्टाफ की कमी है, जिसके कारण भी न्यायाधीश न्यायिक अधिकारी निर्णय जल्दी नहीं ले पाते। और इस स्थिति के बावजूद हमारी केंद्र और राज्य की सरकारें न्यायपालिका को प्राथमिकता बजट आवंटन में नहीं दे रही है। ये हम सबके लिए विचारणीय प्रश्न है, ऐसा क्यों हो रहा है? और केंद्र और राज्य की सभी दलों की सरकारें, इसमें किसी एक दल की सरकार को दोषी नहीं ठहरा सकते, सभी दलों की सरकारों को आजादी के बाद से दिखाई दे दीजिए। इन सबका रवैया जनता को राहत देने के लिए जितने भी न्यायालय, अर्ध न्यायिक निकाय और आयोग वगैरह बनाए गए हैं, इन सबके प्रति उपेक्षापूर्ण रवैया सरकार अभी तक लगातार अपना रही है। अदालत की बात अभी काफी वक्त कर दी। अब आप देखिए एनजीटी है, पर्यावरण संबंधी मामलों के जल्दी निपटारे के लिए अलग न्यायिक निकाय बनाया गया, मानवाधिकार आयोग है, महिला बाल आयोग है, उपभोक्ता आयोग है, सूचना आयोग है। इस तरह के जितने भी फोरम अदालतों के बाहर कम करने के लिए और एक विशिष्ट क्षेत्र की समस्याओं को जल्दी से जल्दी निर्णय पारित करने के लिए, जनता को सस्ता न्याय देने के लिए ऐसे फोरम बनाए। लेकिन इनमें भी अदालतों जैसी स्थिति है, स्वीकृत खाली पड़े हैं, खाली पदों को भरने की कोई समयबद्ध प्रक्रिया का निर्धारित ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट आदेश दे चुका है, हाईकोर्ट भी आदेश दे चुका है कि सूचना आयोग में पद खाली होने से 3 महीने पहले भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर देना चाहिए, लेकिन नहीं होता है। झारखंड में 3 साल के करीब होंगे पूरा सूचना खाली पड़ा, मध्य प्रदेश भी 1 अप्रैल 24 पूरा खाली पड़ा। इसी तरह मानवाधिकार आयोग में अध्यक्ष नहीं, कई जगह या सदस्य नहीं है पूरे। महिला बाल आयोग का भी हाल है, कहीं सदस्य कहीं अध्यक्ष नहीं है, अध्यक्ष नहीं है, अध्यक्ष सदस्य नहीं है, उनका वो पूरी पीठ ही नहीं बन पाती, इसके कारण सुनवाई नहीं हो पाती। उपभोक्ता फोरम भी हाल है, जिला स्तर पर कई उपभोक्ता फोरम खाली पड़े हैं, उनके अध्यक्ष नहीं हुए। इसके अलावा फिर ये जो न्यायालय और ये जो दूसरे न्यायिक और वैधानिक निकाय जो भी फैसला करते हैं या सरकार को अनुशंसा करते हैं, सिफारिश करते हैं, उन निर्णय और सिफारिशों को सरकार गंभीरता से नहीं लेती। मध्य प्रदेश में तो ऐसा हुआ है कि मध्य प्रदेश मानवाधिकार आयोग ने एक अतिरिक्त मुख्य सचिव, वरिष्ठ सचिव, सेक्रेटरी और एक 2 और बड़े अधिकारियों को IAS ऑफिसर्स को किसी मामले में दोषी पाया, गवर्नमेंट को उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की सिफारिश की, लेकिन गवर्नमेंट ने उस वर्षों तक उस पर कोई निर्णय नहीं किया। राज्य मानवाधिकार आयोग को जस्टिस नरेंद्र कुमार जैन तब अध्यक्ष थे, पिछले अध्यक्ष मध्य प्रदेश मानवाधिकार के, उन्होंने हाईकोर्ट में रिट करनी पड़ी, उनको 3 रिट याचिकाएं कि हमारे इस सिफारिश का सरकार को पालन करने का निर्देश दिया जाए। ये स्थिति एक और महत्वपूर्ण बात, आप सबने गौर किया होगा, अभी लोकसभा चुनाव में, उसके पहले विधानसभा चुनाव में राज्यों में फिर होने वाले हैं, किसी भी राजनीतिक दल के घोषणा पत्र में जनता के बुनियादी अधिकारों और आम जनजीवन के हितों से जुड़े इन मुद्दों का कहीं कोई जिक्र नहीं होता है। न्यायपालिका सहित जितने भी वैधानिक निकाय हमने भी गिनाए हैं, उन सबको और आरटीआई को सुदृढ़ बनाने के बारे में कभी कोई वायदा किसी भी दल के घोषणा पत्र में नहीं किया जाता है। ये बहुत विचारणीय स्थिति, और शायद इसलिए है कि इन सब मुद्दों पर राजनीतिक दलों को ध्यान देने के लिए, बातें करने के लिए पर्याप्त जनमत जागृत नहीं, जनता का दबाव नहीं है उन पर। अब उम्मीद करते हैं कि ये जो नए कानून, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और नया साक्ष्य अधिनियम में जो प्रावधान किए गए, उनमें पुलिस में रिपोर्ट होने से लेके अदालत में चालान पेश होने और अदालत के फैसला करने तक की सबकी एक समय सीमा तय की गई है। ये बहुत अच्छी पहल है, इसका स्वागत करना चाहिए। हालांकि इसकी इम्प्लीमेंटेशन में भी समय लगेगा। ये नई व्यवस्था है, जानते कोई भी नई व्यवस्था है, जैसे जीएसटी का उदाहरण लीजिए, उसमें दिक्कतें आती है और धीरे-धीरे आगे जाके होगा, लेकिन इसका उद्देश्य बहुत अच्छा है और ये फलीभूत होता है तो बहुत ही अच्छा होगा। एक और सुझाव ये है कि जो अदालतों में लंबित मुकदमों का भार है, एक तो मैंने अच्छा ध्यान दिला कि वो जो ग्राम न्यायालय के एक्ट है संसद में पारित, उसका कड़ाई से अमल कराया जाए। अभी सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में दिशा निर्देश दिए हैं सभी राज्यों को कि आप हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल और चीफ सेक्रेटरी की टीम लाके ग्राम न्यायालय की स्थापना के बारे में कार्रवाई करें और सुप्रीम कोर्ट के सामने रिपोर्ट भी पेश करें कि ग्राम न्यायालय की स्थापना क्या काम कितनी की गई है, क्या काम किया गया है, उनकी स्थापना के लिए वो जवाब करती है। तो ये इस ग्राम न्यायालय की अवधारणा को आगे बढ़ाने के साथ साथ अदालतों में मुकदमे भार करने की एक और उपाय हो सकता है कि केंद्र और राज्य की सरकार, क्योंकि सबसे बड़ी मुकदमेबाज सरकार है,
तो केंद्र और राज्य की सरकारें क्यों ना अलग अलग क्षेत्रों के लिए ऐसे मध्यस्थता फोरम गठित करें, जैसे जाति पंचायतें या गाँव की पंचायतें आपसी विवाद का फैसला करती है। जैसे कई कुछ गाँव हैं जिन पे हमने रिपोर्टिंग भी की है, वहाँ का एक भी केस, एक भी थाने में एफआईआर नहीं है, इससे गाँव है, और एक भी मुकदमा अदालत नहीं, वहाँ के लोग ही बैठे उनकी पंचायत आपसी विवाद का फैसला करते हैं। ऐसे ऐसे मध्यस्थता फोरम अलग अलग क्षेत्रों के लिए बना दिए जाए, जो अदालत में जाके वो मिलजुल के कार्य करते हैं। बहुत अच्छा। एक और महत्वपूर्ण बात है कि ये समझ में नहीं आता कि आरटीआई के प्रति न्यायपालिका का रवैया क्यों वैसा नहीं है जैसा होना चाहिए, या जिसकी न्याय संगत अपेक्षा की जा सकती है। ऐसे बहुत से फैसले हैं माननीय विभिन्न हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक के, जिनसे आरटीआई के उद्देश्य को आघात पहुंचा है। जिस भावना से ये लाया गया, जिस मंतव्य से, वो अंतर हट हुआ है न्यायपालिका के कुछ फैसलों से। और हमने आरटीआई संबंधी मामलों में कुछ हाईकोर्ट के न्यायाधीशों के ऐसे आदेश भी देखे हैं जो आरटीआई एक्ट के प्रावधानों से मेल ही नहीं खाते हैं, प्रावधानों के अनुरूप ही नहीं है। जैसे भी केरल हाईकोर्ट और हाईकोर्ट ने आदेश कर दिया था कि आपको सूचना मांगने के लिए कारण बताना पड़ेगा, फिर वो आदेश वापस लेना पड़ेगा दोनों को। इसी तरह और भी हाई कोर्ट्स के कुछ फैसले हैं जो जिनको बिल्कुल भी आरटीआई के प्रावधानों के अनुरूप नहीं कहा जा सकता, बल्कि कई बार उन फैसलों को ये देखकर लगता है कि जिन माननीय न्यायाधीश महोदय ने आदेश पारित किया, उन्होंने आरटीआई को ठीक से देखा भी है या नहीं। अभी हमारे सामने केस आया है, मध्य प्रदेश के एक जिला न्यायालय ने, वो जिला न्यायाधीश की तरफ से पत्र गया आवेदक को, जिसने आरटीआई लगाई कि आपकी आरटीआई से अस्वीकार की जाती है, निर्धारित प्रपत्र में नहीं, और इसमें प्रयोजन नहीं बताया गया सूचना मांगने का। अब देखिए, ये दोनों चीजें आरटीआई के सर्वथा खिलाफ है। न तो आरटीआई में कोई जानकारी मांगने का कारण बताने का ये अपेक्षा की गई है, और न ही कोई आरटीआई के लिए कोई प्रपत्र या परफॉर्मा कोई फॉर्म निर्धारित किया गया। लेकिन जिला स्तर का न्यायपालिका के व्यक्ति आवेदक को इस तरह का विधिवत जवाब देकर उसका आवेदन कर, ये बहुत खेदजनक है। एक हाईकोर्ट का आदेश, मतलब हाईकोर्ट का हमने ऐसा देखा है, जिसमें एक व्यक्ति ने आरटीआई लगाई, जानकारी नहीं मिली, प्रथम अपील की, प्रथम अपील पे सभी को संतुष्ट हुआ, प्रथम अपील पे निपटारा नहीं किया गया, पेंडिंग रही, तो उसे हाईकोर्ट चला गया, और हाईकोर्ट ने आदेश पारित कर दिया कि किसी प्रथम अपील का दिन निपटारा किया। जबकि होना चाहिए कि आरटीआई एक्ट के प्रावधानों के हिसाब से डिसाइड होना चाहिए। आरटीआई जज को कहना था कि आपने प्रथम अपील आपकी नहीं निपटाई गई, तो आपको अधिकार है आरटीआई एक्ट की सूचना में अपील कीजिए, वहां से न्याय मिलेगा हाईकोर्ट से। लेकिन वहां तो प्रथम अपील के स्तर पे हाईकोर्ट ने ऑर्डर कर दी। इस तरह तो कभी आरटीआई लगा के जानकारी नहीं मिली, सीधा उसमें आदेश हो जाएगा, तो सूचना के गठन का होने का क्या मतलब रह जाएगा। एक और उदाहरण मध्य प्रदेश के छतरपुर डिस्ट्रिक्ट सेशन जज कोर्ट का, वहाँ एक ये लिपिकों की भर्ती के लिए एग्जाम हुआ था। तो एक परीक्षार्थी ने वो केस हमारे सामने आया था मध्य प्रदेश सूचना में, उसमें उस अभ्यर्थी ने, एक अभ्यर्थी ने अपने उसको फेल कर दिया, उसको सेलेक्ट नहीं किया, तो उसने जांच उससे क्या कि प्रमाणित तीन मांगी, वो देने से जिला कोर्ट ने मना कर दिया। उसने फर्स्ट अपील की मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को, जो फर्स्ट अपील अथॉरिटी थे, उन्होंने जितने लोग सूचना अधिकारी ने कारण बताया, उसमें 2-3 और अनावश्यक कारण जोड़ के उन्होंने भी हाईकोर्ट लेवल पे प्रथम अपील खारिज कर दी गई। फिर उस सूचना में आया, तब हमारी हाईकोर्ट से जुड़ा मामला, तो हमारी पूर्ण अपील बनी, जिसमें हम भी थे, और हमने फैसला किया कि नहीं, इस परीक्षा को पाने का अधिकार है। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट आदित्य बंदोपाध्याय बनाम केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा मंडल के केस में 2 टूक फैसला दे पाए कि किसी भी चयन परीक्षा, भर्ती परीक्षा या एकेडमिक एग्जाम की जांची हुई उत्तर पुस्तिका पब्लिक डॉक्यूमेंट है, वो सूचना के अधिकार की तरफ स्वीकृति दी जाएगी। इसके बावजूद जिला न्यायालय से हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल तक इनकार कर रहे हैं कि नहीं दी जाएगी। इसके अलावा आरटीआई एक्ट में लिखा है प्रथम अपील के शुल्क के बारे में एक्ट में नहीं, लेकिन आरटीआई आवेदन का शुल्क 10 रुपये आरटीआई एक्ट में निर्धारित है। फिर भी कई हाईकोर्ट ने जो 10 रुपये से ज्यादा आवेदन शुल्क ले रहे हैं, छत्तीसगढ़ के हाईकोर्ट में 15 रुपये तय किए। इसी तरह मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने प्रथम अपील का आरटीआई का हम निर्धारित कर रखा है कि आपको इसमें आवेदन करना अनिवार्य बना रखा है। तो ये सब चीजें न्यायपालिका के स्तर पर ठीक होनी चाहिए। धन्यवाद प्रवीण भाई, आगे बढ़ें। बहुत बहुत नमस्कार सर। आपने जो बात कही गांव स्तर में मीडिएशन की, जो होनी चाहिए बात, दैट इज ऑलरेडी देयर, रूल में है मीडिएशन एंड रिकंसिलिएशन, आर्बिट्रेशन एंड रिकंसिलिएशन। उसमें पूरे लोअर लेवल में आपसे बातचीत करके उसको फैसला करना और उसको फैसले को लेकर कोर्ट में जाना और उसको मान्य करना। तो ये शिवानंद भाई से रिक्वेस्ट होगा कि इस चीज का भी एक आप कर सकते हैं, ये जो आर्बिट्रेशन मीडिएशन, तो उसमें हमारे हैदराबाद यूनिट जो है साउथ का, उसमें काफी काम भी किया हुआ है। तो शिवानंद भाई आगे आपके लिए राम सर नहीं है हमारे बीच में हमारे राउत सिंह सर जुड़े हुए हैं, हम उनका स्वागत करेंगे। और प्रदेश के पूर्व सूचना के राउत सिंह सर और विषय पर सर सुन पा रहे हैं आपका अभी शो कर रहा था, लीव करेंगे। हाँ, राउत सिंह सर लीव करें और ठीक है, आप बात करें सर। मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? हेलो जी, आवाज कैसे? जी जी, अमित सर नमस्कार। आज का जो विषय है उसी के संबंध में है हमारा मीटिंग। सबसे पहले तो मैं चीजें कहना चाहूंगा कि वीडियो कॉन्फ्रेंस काफी अच्छी व्यवस्था हो गई है, और अनिवार्य रूप से कोई भी अगर वीडियो कॉन्फ्रेंस मांग रहा है तो उसे प्रदान किया ही जा रहा है, तो उसमें काफी तक हुई है, और हार्ड कॉपी सॉफ्ट कॉपी काफी तक अपलोड किया गया है। सर यहाँ पे जो चिंता का विषय जो बना हुआ है, और मेरा प्रश्न आरटीआई के विषय में है, तो यहाँ एक चीज देखने वाली अधिकतर लोग ये नहीं मालूम है कि जो आरटीआई के विषय में, जो सुप्रीम कोर्ट के संबंधित जो मैटर होते हैं आरटीआई के विषय में, उसकी सेकंड अपील है वो सीआईसी में लगती है, और जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाईकोर्ट के संबंधित विषय के जो सेकंड अपील होती है, आपने पहले बताया कि उसकी जो सुनवाई होती है वो एसआईसी में होता है, स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन में होता है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ रही है, मैं बहुत ही अच्छा एग्जांपल यहाँ बताना चाहूंगा। 12 रुपए का एक प्रावधान बनाया हुआ है छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में। तो इसमें लोग क्या कि हम 10 रुपए में फाइल करते हैं, पिटीशन ले लिया जाता है, फर्स्ट अपील की सुनवाई हो जाती है, मगर जब हम सेकंड अपील जाते हैं तो वहाँ पे इन रेस्पोंडेंट्स को भी पता चलता है कि यहाँ कोर्ट यहाँ पे 12 रुपए चार्ज 10 रुपए नहीं है, तो ओवरऑल इस तरह के मैटर पे आके हमारा जो आवेदन है वो खारिज कर दिया जाता है। सो मैं बस ये कहना चाहता हूं सर, 2 रुपए का डिफरेंस बनाया गया है कहाँ पे आरटीआई एप्लीकेशन में, और इसी प्रकार से सर जो अपील है, अपील में फर्स्ट अपील में इन्होंने क्या किया छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में 50 रुपए की जगह 40 रुपए कर दिया है, मतलब कि जहाँ 50 रुपए लगते हैं फर्स्ट अपील के लिए, वहीं इन्होंने 10 रुपए कम कर दिया, जो 10 रुपए आवेदन पर दी गई। तो ये भी कहीं ना कहीं थोड़ा कंफ्यूजन वाला मैटर होता है कि 2 रुपए 10 रुपए एक जगह घटा के एक जगह बढ़ा के, मतलब ऐसा कौन सा बेनिफिट हुआ है। दूसरी चीज ये क्या चाहूंगा, छोटे छोटे संशोधन हुए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में बोलते हैं, मुझे जानकारी मिली है कि पिताजी का नाम और जो आवेदक है उसकी फोटो की अपना जैसा फॉर्मेट होता है, उस फॉर्मेट में ही आवेदन प्रस्तुत करना है, अदरवाइज आपका जो आवेदन है वो निरस्त कर दिया जाएगा। सर ये जो संशोधन है इसके लिए सब क्या आपके इस विषय में क्या विचार है? देखिए, जो आपने 10 और 12 रुपए की बात की, तो 12 रुपए वाली बात गलत है, वो विधि की दृष्टि से ठीक नहीं। तो छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस को उस बारे में एक आप कुछ स्टेटमेंट लेके जान दे सकते हैं, जान दिला सकते हैं कि एक में ये देखिए ये 10 रुपए का आवेदन शुल्क निर्धारित है, प्रोविजन है, आपके 12 रुपए इसको किया जाएगा, गलती से किसी तरीके से हुआ है, ठीक है। और जहाँ तक अपील का सवाल है, जो 50 रुपए की जगह 40 रुपए लिए जा रहे हैं, इसमें तो जो अभिलाषी सहित है 10 रुपए कम लग रहे हैं, उससे क्या दिक्कत है? और दूसरा
आरटीआई एक्ट के तहत केंद्र सरकार राज्य सरकार को जो वैधानिक इकाइयां जैसे संसद है, विधानसभा है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, ऐसी संवैधानिक और वैधानिक संस्थाओं को आरटीआई के प्रावधानों के क्रियान्वयन के लिए नियम बनाने की शक्तियां दी गई। उन नियमों के तहत ही प्रथम अपील द्वितीय अपील का शुल्क तय किया जाता है। प्रथम अपील द्वितीय अपील के शुल्क के बारे में आरटीआई में कोई जिक्र नहीं, शुल्क होगी, ऐसा शुल्क होगी, कितना शुल्क होगा। तो कई राज्यों में फ्री की हुई है, प्रथम अपील फ्री है, द्वितीय अपील फ्री है, कई जगह केवल प्रथम अपील फ्री है, मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में प्रथम अपील द्वितीय अपील दोनों सशुल्क है। तो ये अलग अलग राज्यों में अब ऐसी ऐसे नियम बनाने की शक्ति आरटीआई ने दी है गवर्नमेंट को। उसी के तहत हरियाणा सूचना हरियाणा राज्य सरकार ने गजट नोटिफिकेशन जारी करके नियम लागू किया कि आरटीआई लगाने वाले को अपना फोटो और अपनी आईडी पहचान पत्र लगाना। वो अपने ठीक है, ये नियम बनाए जा सकते हैं। पैसे का फीस वाला मामला है जो कि आरटीआई ने निर्धारित की जा चुकी है, जिसमें उसको नहीं कराया बाकी चीजें हो सकती है। जी और धन्यवाद सर। यहाँ पे मैं एक चीज आपसे शेयर करना चाहूंगा कि कोर्ट में जैसे कई सदस्य होते हैं और नकल निकालना चाहते हैं कोर्ट में, तो वहाँ पे पोस्टल ऑर्डर से नहीं होता, वहाँ पे मनी ऑर्डर अगर रजिस्टर्ड आर्टिस्ट नकल निकालना चाहते हैं तो वहाँ मनी ऑर्डर की मार्फत निकलवा सकते हैं। दूसरा सर आरटीआई को लाइफ लिबर्टी को लेकर एक्शन हुआ सुप्रीम कोर्ट में मैंने आवेदन किया था और उन्होंने बताया था कि क्लैरिफिकेशन दी एप्लीकेशन लाइफ लिबर्टी के अंतर्गत नहीं आएगी और बहुत ही अच्छा स्पष्ट कारण मुझे ऐसा लगता है सुप्रीम कोर्ट की जो आरटीआई की व्यवस्था है वो काफी हद तक प्रभावशाली है। जी आपके इसमें एक बात और जोड़ना चाहेंगे कि ये जो पोस्टल ऑर्डर सॉरी नॉन जुडिशियल स्टाम्प आरटीआई के साथ ₹10 का मध्य प्रदेश लगा सकते हैं, छत्तीसगढ़ में भी लगा सकते हैं। लेकिन ये जो केंद्र सरकार इतने कार्यालय हैं उनमें आरटीआई लगाएंगे तो वहाँ ये नॉन जुडिशियल स्टाम्प मांगेंगे, वहाँ के पोस्टल ऑर्डर या नगद या और दूसरे तरीके मांगेंगे काफी। तो मैं मनी ऑर्डर की बात करते हैं, मनी ऑर्डर हम नकल करते हैं, दूसरे राज्यों में किसी का कोई पुणे में चल रहा है, वो दिल्ली में रह रहा है, तो मनी ऑर्डर के मामले में मनी ऑर्डर के बारे में शायद बाकी सदस्य समझ पा रहे हैं जो पुणे जिनका पता चल रहा होगा। कहाँ लगाते हैं आरटीआई से संबंधित मामले में या कोर्ट के नकल? सर जो नकल शाखा है वहाँ पे पोस्टल ऑर्डर लोग एक्सेप्ट नहीं करते, जैसे पुणे में अपने में पुणे का केस नकल निकलवानी है तो वहाँ पर सर पोस्टल ऑर्डर नहीं चल रहा, पोस्टल ऑर्डर बस आवेदन लगा के तो नकल नहीं, मुझे पोस्टल अपने आवेदन के साथ मनी ऑर्डर देना पड़ेगा। तो मनी ऑर्डर के तहत वो बकायदा रसीद काट के जो बचे हुए रुपए उसके साथ वापस जानकारी जो है वो उपलब्ध करवा देंगे, जहाँ पे मैं रहा हूँ रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से। और ये बात उन सभी विभागों के कामों में लागू होती है जहाँ शुल्क लेके जानकारी प्रदान की जाती है, वहाँ पोस्टल ऑर्डर नहीं दिया जाता। पोस्टल ऑर्डर केवल आरटीआई के संदर्भ में मांगे, बाकी जगह शुल्क आप देंगे, ड्राइविंग लाइसेंस का शुल्क जमा कराना है, वाहन की फिटनेस का शुल्क आप पोस्टल ऑर्डर देंगे तो वो नहीं ले। आपके अनुभव से कोर्ट को और कुछ ऐसे लैंडमार्क अनुभव आए हैं क्या जो आपकी याद हो, जैसे आपने कुछ शेयर किया हमारे सामने, इसके अलावा कुछ? एक यादगार माननीय मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का एक यादगार आदेश कि हमको कंटेम्प्ट का नोटिस मिला कि आपने हाईकोर्ट का आदेश का पालन नहीं किया, इसलिए आपके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की जाए। और माननीय हमारे आयोग के अधिकारी वहाँ सुनवाई पर उपस्थित हुए हाईकोर्ट में, तो उनको थ्रेट भी किया गया है कि हम आपकी सूचना आज करने का आदेश दे सकते हैं, पनिश कर सकते हैं। तो आयोग के अधिकारी को भी सर थोड़ा सीरियस केस पर देखिए क्या पालन किया जाए। अब उस आदेश के साथ जो अवमानना का नोटिस मिला उसके साथ कोई आदेश की प्रति नहीं, कोई आदेश का संदर्भ नहीं, संख्या नहीं, दिनांक नहीं कि कौन से आदेश का पालन नहीं किया, ये कुछ अवमानना के नोटिस से पता नहीं लगता। आप देखिए हाईकोर्ट का अवमानना नोटिस इतना अपूर्ण कि उसमें किसी आदेश का जिक्र ही नहीं है, बस आपने आदेश का पालन नहीं किया इसलिए क्यों नहीं किया। तो हमने फिर पूरे सूचना में सारे हाईकोर्ट के आदेशों की फाइलें खंगाली, हिसाब से 3-4 दिन तक सब जगह ढूंढा, कोई हाईकोर्ट का ऐसा आदेश नहीं मिला जिसकी कंप्लेंट न की गई। तो हमने हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को हमने अधिकारी लिखा है कि हमारा नोटिस आदेश के बारे में उसके प्रति हमको भेजा जाए ताकि हम जवाब दे सकें। आज तक हाईकोर्ट से उसका जवाब नहीं आया, रजिस्ट्रार जनरल की तरफ से उनको नहीं मिला था वो आदेश, बस किसी ने शिकायत की उसको नोटिस आया। ऐसा ही एक व्यक्ति ने 17 अपीलें की थी मध्य प्रदेश सूचना आयोग में, वो आदतन अपराधी था ग्वालियर का, जेल और पुलिस नहीं उसका काम करता था, तो उन्हीं के खिलाफ वो जेल और पुलिस से लगता था। उसने 17 अपीलें हमने कई बार सुनाई, भी आयोग में आई नहीं सुनाई, प्रथम अपील में नहीं उपस्थित हुआ और उसने हाईकोर्ट में लगाया कि मेरे 17 अपीलें समय से लंबित है और आयोग फैसला नहीं कर रहा है मध्य प्रदेश सूचना आयोग, तो उसका आदेश दे सुनवाई करें। हमने फिर सुनवाई लगाई, वो फिर भी नहीं आया। फिर उसने हाईकोर्ट में कंटेम्प्ट लगाई, हाईकोर्ट निर्देश आयोग पालन कर रहा है। हाईकोर्ट ने हमको नोटिस दे दिया, हमने जवाब दिया कि इतनी केस में सुनवाई लगा चुकी है और अब इन दोनों के रिकॉर्ड से आदेश पारित करना पड़ेगा, उपस्थित नहीं होता है और बोले हाईकोर्ट जा रहा है। ऐसा लोग होते हैं, ऐसे और बहुत उदाहरण के पास में हो तो आना मैसेज पड़ता है उसी वाइट चले जाता है, ऐसी मस्ती करते लोग। उनका उद्देश्य दबाव बनाना, थ्रेट करना होता है। एक मिनट का हमको पता है वो आदतन है मुकदमेबाज, आदतन करने वाले आदतन मुकदमेबाज भी। उसने कोई राशन दुकान संबंधित जानकारी मांगी थी, सूचना अधिकारी ने पूरी दे दी, आयोग के सामने प्रति रख दी, ऐसे मांगी थी, दे चुके हैं, फिर भी इसने अपील की प्रथम अपील, उसमें भी इसको दोबारा दे दी, ये भी कह दिया कि और भी कुछ चाहिए जो आगे मांगा उसके अलावा वो भी ले लो, तो भी संतुष्ट ऑफिस सेकंड अपील कर दी इसने। सेकंड अपील में अधिकारी ने ये दो बार दे चुके हैं और ये भी कह चुके हैं कि तुमको और भी कुछ चाहिए जो नहीं मांगा वो भी ले लो, और ये सारी फाइल आए हम जिस राशन दुकान की मांगा, इसमें जो चाहे देख ले और मुफ्त में ले लो। लेकिन वो ना तो उसने शुल्क दिया, ना कुछ तैयार हुआ, हमारे आदेश के बाद हाईकोर्ट चला गया। हाईकोर्ट ने हमको निर्देश दिया शुल्क चाहिए, हमने फिर दोबारा आदेश पारित कर दिया उसमें, ये हो गया इसका जानकारी सब प्रमाण है और सब दे चुके। उस हमारा आदेश फिर दोबारा हाईकोर्ट चला गया। मतलब कई तो जरूरतमंद हाईकोर्ट जाने पाते हो, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अनावश्यक रूप से बात के सबके फालतू परेशान कर। जी आगे पार्टिसिपेंट करवा लीजिए अगर है तो। जी सर वो सभी से जुड़ चुके हैं, बहुत अच्छा रवि जी का सामने स्वागत कीजिए। सर मैं तो चाहता चैलेंज जुड़े तो उनकी सीआईसी रिलेटेड एक्सपीरियंस शेयर हो जाते हैं सुप्रीम कोर्ट सीआईसी, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट रिलेटेड आरटीआई मैटर्स हैं सदस्य को जानकारी डिपार्टमेंट में लाना चाहता हूं, सीआईसी में रखते हैं वो मैटर्स। इस सिलसिले में सुझाव है कि एक वेबिनार केवल चंदेश भाई पे फोकस करता हुआ कीजिए जिसमें केवल केंद्रीय सूचना से जुड़े विषय हैं। आज के वेबिनार में से भी काफी विषय थे तो वो नहीं भी बात निकले, तो कभी केंद्रीय सूचना से जुड़े मसले और चले जी उनके पास बहुत उदाहरण है जैसे आपने हमसे सुनाने के लिए, वो हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक भी तो गए हैं, वो भी आरटीआई लगाई। जी सर मैंने देखा कि एक अलग ही गठजोड़ है हाईकोर्ट और आयोग का और सीआईसी और ये कुलदीप जी कह रहा था अपन को जो है तो वो लीव करेंगे तो 1 बजे इसी समय हमारे पास 10 मिनट का टाइम है, तो हम लोग 2 क्वेश्चन ले लेते हैं, कार्यक्रम को फिनिश भी करते हैं, प्रोफेसर को भी आना है, वो भी थोड़ा अर्जेंट मीटिंग है और हमें थोड़ा से आवश्यक आंसर पूछिए। एक आध क्वेश्चन भी है मानी राजीव सवाल की शुरू में दूसरी संबंधित आप लोगों के प्रश्न तो मानी मेरे को साथ से आप लोग पूछ सकते हैं और क्या भाई दूसरी संबंधित आपका प्रश्न पूछिए। जी जी धन्यवाद शिवानंद जी और धन्यवाद प्रवीण पटेल जी, बहुत इसी से संबंधित है। मतलब एक्टिविस्ट की डेथ हुई थी तो हम लोग उस पर जांच के लिए गए थे, पैनिंग के लिए गए थे और परिवार से मिले और सारे फैक्ट्स कलेक्ट किए और सारे बाकी मतलब परिवार से बातचीत की और तो वो जिन टॉपिक लड़ रहे थे गांव के विकास के जुड़े हुए टॉपिक थे और उनमें जो भ्रष्टाचार पे वो लड़ रहे थे, तो उनके परिवार का कहना है कि हाँ ठीक है वो एक नॉलेज आ रही है,
तो उनके परिवार का कहना है कि ये जो डेथ हुई है ये नेचुरल डेथ नहीं है। भूख हड़ताल के दौरान डेथ हुई है, लेकिन वो परिवार कहते हैं कि जो जिम्मेदार सरकारी अधिकारी हैं जिनको उनकी मांगों पर एक्शन लेना चाहिए था, उनके कारण डेथ हुई है। तो अब वो उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। तो इसमें हम लोग क्या लीगल एस्पेक्ट क्या हो सकता है, क्या कैसे आगे बढ़ सकते हैं, कुछ अगर इस पर जानकारी दे पाएं। और क्या कभी ऐसे मामले हुए हैं कि इस तरह के लिए दोषी अधिकारियों पर किसी सेक्शन या किसी आर्टिकल के तहत कोई कार्रवाई हुई हो, उनको सजा हुई हो? अगर हुई हो तो एक मेरे संज्ञान में एक केस है इसमें डिस्ट्रिक्ट शाहजहांपुर में, जिसमें ये शंकराचार्य बंद हुए थे शायद मुलायम सिंह साहब के जमाने में या और पहले की पोस्ट में। जी तो उसमें थाने के बाहर एक व्यक्ति ने केरोसिन ऑयल लेके बैठा था और उसने कहा कि अगर शंकराचार्य जी को 2 बजे तक नहीं छोड़ा गया तो हम सब इमोशन कर देंगे, आग लगा के जान देंगे। जी न्यूज आ गई थी शंकराचार्य जी को छोड़ा जा चुका था, लेकिन थाने वालों ने उसको बताया नहीं। और कुछ लोगों ने और क्या कर रही माचिस का जल नहीं रही, कैसी रही है, क्या दिक्कत है, और उसने अल्टीमेटली आग लगा ली थी। तो उसमें पुलिस वालों को भी दोषी ठहराया गया था जो थाने के अंदर बैठे थे, जिन्होंने नहीं रोका। मेरे राय में ये प्रशासन की ड्यूटी होती है कि अगर किसी पब्लिक स्पॉट पे, पब्लिक प्लेस पे किसी ने आमरण किया है तो वो उसको मरने के पहले उस आदमी को अस्पताल में भर्ती कराया जाए और उसको मरने न दिया जाए, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं ये एक कल्पिबल होमिसाइड की श्रेणी में आ जाएगा उन लोगों के खिलाफ जिन लोगों ने उसकी केयर नहीं की। अगर उन्होंने आरटीआई पुलिस ने अगर आमरण किया था और पब्लिक प्लेस पे किया था तो पब्लिक अथॉरिटीज की ड्यूटी होती है कि उसको मरने से पहले बचाने की ड्यूटी होती है कि वो अगर एक आदमी तो चल जाता है तो उसके बाद अगर मौत ग्रहण करती है तो फिर प्रशासन की ड्यूटी होती है कि उसको अरेस्ट करके वो हॉस्पिटल भर्ती कराना है, वरना वो कल्पिबल होमिसाइड के दोषी होगा। सर अभी एक जो हमारे बीएसएस आयोग है और बीएसएस जो भी है, इसमें तो ये प्रावधान है ना कि कोई व्यक्ति आत्महत्या करता है तो ये इस तरह से नहीं माना जाए, कोई धारा वारा नहीं लगी। नहीं, मेरे ख्याल से ऐसा नहीं, हम तो दोबारा इसको देख लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि बता तो लोग हम लोग कोर्ट आगे खड़ा करते रहेंगे। पहले स्पेशल प्रदर्शन आत्महत्या करने की चेष्टा करना ही अपराध है। आत्महत्या करने के बाद तो अपराधी रह ही नहीं जाता, तो उसको सजा दे ही नहीं सकते। एक अकेला ऐसा अपराध है जिसको उसका अटेम्प्ट तो पनिशेबल है, लेकिन अगर अटेम्प्ट पूरा हो गया तो पनिशेबल नहीं था, क्योंकि आदमी जिसने अटेम्प्ट किया वो तो मर गया। लेकिन मेरे ख्याल से ऐसा नहीं है। अथॉरिटी इसमें जिम्मेदार ना कराई जाएंगी। पहले कुछ था कि अथॉरिटी भी जिम्मेदार शायद कोई न ठहरे। देखिए ये अगर ऐसा कुछ हुआ है दोबारा फिर देखेंगे, क्योंकि सब हम स्कोप के बाहर हो गए हैं, इसमें ह्यूमन राइट्स में ऐसा भी कोई प्रकरण सामने आया नहीं है। लेकिन अगर ऐसा है तो वो निश्चित रूप से चैलेंज होगा सुप्रीम कोर्ट में, और ये बिल्कुल नहीं माना जाएगा। अगर आदमी मर रहा है तो आपकी ड्यूटी क्या होती है, उसको बचाने की ड्यूटी नहीं है। सर आपको शायद मतलब आप बेहतर जानते हैं, हम लोग सुने हिंदी को बहुत अच्छे से बता पाएंगे। जैसे जानवरों के साथ सेक्स से संबंधित है, होमोसेक्सुअलिटी से संबंधित है, कितने के लाभ आ रहे हैं। मतलब अब आपको केस मिलेगा तो यदि आप कोई किसी के साथ अननेचुरल कर रहा है तो आप मार दीजिए, लेकिन वैसे आप उसको नहीं रेप डेफिनेशन को उन्होंने काफी विस्तृत कर दिया है और अब रेप डेफिनेशन से बचा पाना किसी को काफी डिफिकल्ट हो गया है। नए एक्ट में भी लगभग पुराने जितने रेप के केसेस थे, रेप के जितने इंडिविजुअल्स थे, लगभग सभी को उन्होंने उसमें समावेश किया। किसी व्यक्ति का किसी मेल के साथ कैसे शामिल हुआ है? नहीं, वो तो अगर सहमत है तो नहीं है, वो तो अगर सहमत है तो नहीं है, सहमत से तो किसी फीमेल के साथ भी हो सकते हैं। लेकिन रेप का जो डेफिनेशन है, अगर विदाउट कंसेंट अगर किसी के साथ इंटरकोर्स किया गया है, दैट इज ऑफेंस। ये भाई ने तो सवाल पूछा इस संदर्भ में, यूएम सर्विला जो मणिपुर में नाम सुना हो तो उसी ने जितना भूख हड़ताल किया है, द लॉन्गेस्ट इन द वर्ल्ड है, और 50 बार उसको उठा के हॉस्पिटल में ले गए। तो इट इज ऑन रिकॉर्ड। तो उसी हिसाब से जो राजू लोचन साहब ने कहा कि इट इज द ड्यूटी ऑफ द पब्लिक अथॉरिटी टू एंश्योर कि भाई कोई भी चीज किस्म के अंदर उसकी तबीयत खराब होती है उसको भी नोटिस में लेके तुरंत उसको इलाज में लेके जाना। दिस इज परफेक्टली एज पर रूल। उसमें मर्यादा को क्या करो, नेचुरल पुलिस रिजेक्ट। इस केस में वो जो व्यक्ति जो व्यक्ति है वो पिछले 4 महीने से अपने घर के पास बने हुए मंदिर पर ही भूख हड़ताल कर रहा था, और इस दौरान कोई टीम नहीं, मतलब ऑफिशियल कोई टीम नहीं है। अभी पेश है तो बात है मंदिर हो या कोई भी हो। यस प्लीज जी शिवन जी। तो ये सब भी लोगों के प्रश्न है, प्रश्न ले लें और बाकी के कार्यक्रम को से लिया जाए। तो ये बच गए हैं, जैसा कि आप लोगों को भी करना था। एक बच रहा हां जी, मैं रिक्वेस्ट है नरोत्तम शर्मा जी, सामने आने का लेटेस्ट इंफॉर्मेशन कुछ हमसे ले लीजिए। हां जी, नरोत्तम शर्मा जी बहुत बीच में है, आपका आवाज चाहिए, माइक ऑन कीजिए। शिवन भाई इनका माइक ऑन करना है। यस हेलो हाँ सर, मैं एक वर्ष बहुत कम समय लूंगा। अभी मैंने आरटीआई मांगी है 7 दिन पहले जो आई है कि पूरे देश में कितनी ग्राम न्यायालय क्रियाशील है, तो उनके द्वारा जो आरटीआई आई है और उनका कितना कितना सरकार का व्यय हो रहा है। तो पंजाब में 2 चल रही हैं, केरल में 30 चल रही हैं, महाराष्ट्र में 26 चल रही हैं, और राजस्थान में 45 क्रियाशील है, ओडिशा में 20 है, झारखंड में 1 है, कर्नाटका में 2 है, गोवा में 0 है, तेलंगाना में 0 है, लद्दाख में 0 है, जम्मू कश्मीर में 0 है, मध्य प्रदेश में 89 है, और हरियाणा में 2 है, और उत्तर प्रदेश में 88 है, आंध्र प्रदेश में 0 है। तो इस पोजीशन को और इनका खर्चा भी दिया है वो बड़ा ही इतना अधिक है कि हम ये सरकार की नीति नहीं समझ पाए। हमने सरकार को पत्र भी लिखा है कि ये ग्राम न्यायालय जो एक्ट बना है इसकी अनदेखी क्यों की जा रही है। यदि ये सरकार इस ग्राम न्यायालय एक्ट को उस दिन मैं अध्ययन कर रहा था एक कोर्स पे, तो लगभग हमारे 38% केस ग्राम न्यायालय के द्वारा खत्म हो जाएंगे और न्यायालय का 38-40% कम हो जाएगा, जिससे हमारे केसों की स्थिति ठीक हो जाएगी और देश में पेंडेंसी कम होगी। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये सरकार के लिए जो पीआईएल जाती है उस पर भी ये गवर्नमेंट की अनदेखी के कारण। अब अनदेखी क्यों है, एक मैं आपको बड़ा हास्यास्पद बताऊँ। हमारे यहाँ आगरा से राज्य मंत्री थे, न्याय राज्य मंत्री, वो ग्राम न्यायालय देखते थे, तो हम उनके पास गए, मैंने कि आप इसमें थोड़ा भैया सिंह जी आप इस पर पहल करिए और इसे आगे बढ़ाइए। तो उन्होंने कहा, माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमसे कहा कि इस ग्राम न्यायालय के एक्ट के लिए हम संशोधन लाएंगे और इसे खत्म करेंगे, इस पर इतना पैसा खर्च होता है। तो उससे शायद 8 दिन पहले एक सेमिनार हुई थी, इसमें मुख्यमंत्री भी थे, सभी जस्टिस भी थे, सभी हाईकोर्टों के सीजे थे, सभी मुख्यमंत्री थे। तो उन्होंने कहा था कि हम सस्ता सुलभ सरल न्याय उनके घर तक पहुंचाएंगे। तो हमने कहा, बताइए भाई माननीय मंत्री जी, आपके पास में क्या जादू है, कैसे लोगों के घर तक न्याय पहुंचाएंगे, या फिर प्रधानमंत्री ने कसम खा लिया कि हम झूठ बोलेंगे, झूठ के अलावा कुछ नहीं बोल लेंगे। तो उसने वो चुप हो गया, उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं की। तो ये कहते हैं, हमने ये भी पूछा है, सरकार की अनदेखी का कारण नहीं पता चला कि ग्राम न्यायालय की। हमने जब पीआईएल डाली थी उत्तर प्रदेश सरकार में, तो उनके द्वारा हमें 31 मई 19 तक
ये कहा गया था कि हम लगभग 230 ग्राम न्यायालयों के इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर देंगे। आज की डेट में एक सप्ताह इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े की है और एक ग्राम न्यायालय चलेंगे। तो समझ में नहीं आता है अपनी कोर्ट के सामने भी दिए शपथ पत्र, जो शपथ पत्र चीफ सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश ने दिया था, उसको भी हमने प्रॉपर्ली अमल नहीं किया। और हम ये चाह रहे हैं, आपकी PIL का इंतजार कर रहे हैं कि आपकी PIL में क्या डिसीजन आया है या उसकी लिस्टिंग हो पाई है कि नहीं। उसके बाद में अगले कदम आपके साथ मिलकर उठाएंगे, क्योंकि आपके साथ जो समय हो रहा है तो मैं ज्यादा नहीं कहूँगा। धन्यवाद सर। धन्यवाद नरेंद्र जी। हम लोग की PIL जो थी उसमें सुप्रीम कोर्ट प्रोग्रेसिव में सभी स्टेट को हुए हैं और 11 स्टेट को एक एक पेनल्टी दी। जी जी, इन विषयों पर डिस्कस करेंगे। उसका मैं बोल दे रहा हूँ, उसकी कॉपी कल हमारे व्हाट्सएप पे भेज देना। जी सर, थैंक यू सर भाई ठीक है सर, आगम को यहाँ ध्यान दिया जाए। और काउंसिलिंग है आगम जी आगम में आए थे, वो लेकर उनका क्लियर बोल रहा है, किसी को किसी पर नहीं उनको बोलिए। शिवानंद सर लास्ट मीटिंग है सर, हमारा जो एक आवेदन का जो प्रगति चल रही है सर चीफ मिनिस्टर को, सर क्या वो बयान संख्या हो गई है उस विषय पे सर क्या हमें लगता है कि 8-10 आवेदन टोटल गए हैं, ज्यादा लोग तो चले जीवन बहुत थिंग्स दीजिए, सबको यदि राजीव सर को जाना हो। सर एक मिनट, अगर कोई थोड़ा सा मिल सके सर पहले उनको लिख कर फिर अपने देखेंगे नहीं, ये नहीं बता देते हैं, हमें ये फिक्स करना है, टाइम हो गया है, लेकिन तो चलते रहते हैं, एक आवश्यक काम है, प्रोसेस ये समझ जाएंगे आप लोग से। जी हाँ, जी एक बात धन्यवाद देते हैं धन्यवाद देते हैं हमारे बीच में माननीय श्री राजीव रतन मेहता साहब, जो सेवानिवृत्त जस्टिस इलाहाबाद हाई कोर्ट हमारे बीच में आए, बहुत धन्यवाद आपका, बहुत महत्वपूर्ण सवाल देते हैं। जस्टिस श्री सत्येंद्र साहब, जो इस समय वरिष्ठ अधिवक्ता भी हैं, उच्च न्यायालय में रिटायर्ड जस्टिस हैं हाई कोर्ट से, उनका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, हमारे बीच में समय निकाले और हमारे बीच में श्री राघवन जी अधिवक्ता बंद होते समय दिया, श्री राघव जी कार्यक्रम में आए, समय नहीं दे पाए, कुछ कारणों उनका धन्यवाद देते हैं। सभी हमारे किसी कारण इस समय पिछले 2-3 बार से कुछ अपना नहीं आ पा रहे हो, कहीं कुछ कारण जरूर हो जाए, कुछ मुझे अपनी क्या देती श्री अमरीश हमारे बीच में आए, पूर्व मंत्री साहब जो अपने महत्वपूर्ण विचार में साझा किए, धन्यवाद दें। श्री प्रवीण पटेल सर, जो हमारे कार्यक्रम को नजर दिए, आपने हमेशा ये हमको समझ दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। वीरेंद्र ठाकुर साहब को हम लोग इसमें रखे थे, हमें लगता है कि टाइम ओवर हो गया है, तो हम जरूर नहीं चुका है, तो क्षमा चाहेंगे यदि कार्यक्रम भी और ये सभी को जरूर मतलब आप हमेशा मदद देते हैं बहुत सारे मामलों में, लेकिन इस बार कुछ आवश्यक कारणों से कार्यक्रम को थोड़ा सा वो भी करना पड़ा है। हमारी जो अतिथि है वो भी हमारे बीच में अपना उनका डिपार्टमेंट चल रहा है, तो हम सभी को बहुत धन्यवाद देते हैं और हमें सभी को देते हैं। धन्यवाद हमारे सभी साथियों को धन्यवाद। रविंद्र अग्रवाल जी का पूरी टीका हमारे यहाँ पर उपस्थित होने के लिए सभी को बहुत धन्यवाद। Recording stopped.